ब्लेड विंड स्टार आमतौर पर सुनसान रहता था और वास्तव में वहां कोई भी नहीं था। आपसी हस्तक्षेप से बचने के लिए दोनों ने खुद को एक दूसरे से अलग कर लिया और ब्लेड विंड का सामना करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की तलाश में लग गए। संचारक पर क्षेत्र विभाजन का अनुसरण करते हुए लिनशेन ने एक ऐसा क्षेत्र पाया जहां पवन ब्लेडों की विनाशकारी शक्ति आरोहण स्तर के बराबर थी और उन्होंने अपनी ब्लेड तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही तेज हवा चली, हवा अचानक पारदर्शी ब्लेड जैसी धाराओं से भर गई जो उल्का वर्षा की तरह रेगिस्तान में बहने लगी। ब्लेड क्यूई के टुकड़े रेगिस्तान में घुस गए और रेत में गहरे गड्ढे बना दिए। लिनशेन ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उसकी म्यान पकड़ी हुई थी। उसकी भुजाएं हवा में ब्लेड क्यू को तोड़ने के लिए तेजी से घूम रही थीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उसके शरीर के पास ना आ सके। ये वास्तव में तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए एक शानदार जगह है। लिनशेन ने और अधिक अभ्यास किया और अधिकाधिक ताल में ताल मिलाते हुए पाया कि यह स्थान रक्षा अभ्यास के लिए आदर्श है। मीलों दूर एक हवा रहित क्षेत्र में लिनवान एक भयानक तारों की रोशनी से चमकती आंखों के साथ खड़ी थी। उसकी निगाहें किसी तरह हजारों मील की दूरी को पाट रही थीं और लिनशेन की हर हरकत पर नजर रख रही थीं। लिनवान ने लिनशेन को ब्लेड की हवाओं का सामना करते हुए और ब्लेड क्यूई को हवा में चकनाचूर करते हुए देखा, जिससे वह थोड़ा भौचक्की हो गई। वह वास्तव में क्या अभ्यास कर रहा है? ये पूरी तरह से अवर्णनीय है। उसके पास स्पष्ट रूप से प्रमुख क्षमताएं हैं, फिर भी वह बचाव पर जोर देता है। भले ही वे रक्षात्मक चालें हों, लेकिन उनमें से प्रत्येक उसके जीवन के लिए लड़ाई की तरह दिखती है, पूरी तरह से अराजक। लिनवान जितना अधिक देखती, वह उतनी ही अधिक निराश होती जाती। उसके अपने ब्रह्मांड को उल्टने वाले दाएं और गलत हाथ के कौशल को लिनशेन ने गड़बड़ में बदल दिया था, जो किसी को भी क्रोधित कर सकता था। लिनवान को ऐसा लगा जैसे उसने एक सुपरकार बनाई हो, लेकिन लिनशेन ने उसे आगे चलाने से इनकार कर दिया, बल्कि पीछे चलाने पर जोर दिया, जिससे सुपरकार के प्रदर्शन का उपयोग करने में पूरी तरह से विफलता मिली। गाड़ी पीछे ले जाना तो समझ में आता है, लेकिन हर समय पीछे की ओर गाड़ी चलाने का क्या मतलब है? बेशक लिनवान को पता था कि लिनशेन को ब्रह्मांड के दाएं और गलत हाथ को उल्टने की पूरी समझ नहीं थी, जिसका अर्थ है कि वह यह भी नहीं जानता था कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन यह वास्तव में इस वजह से था कि लिनवान को और भी अधिक चिढ़ महसूस हुई। उसने स्पष्ट रूप से लिनशेन को दिखाया था कि कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया, जिद्दी रूप से पीछे हट गया और खुद से बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। जब तक आप थोड़ा कष्ट नहीं उठाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है। लिनवान ने धीरे से अपनी आस्तीन को चिकना किया और एक हवा उठी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे जैसे ब्लेड की हवाएं छिटपुट रूप से उठती गईं, लिनशेन हवा में विभिन्न ब्लेड क्यूई को तोड़ते रहे। जब वह आनंदपूर्वक अभ्यास कर रहा था, अचानक ब्लेड क्यूई से लदी एक हवा बारिश की बूंदों की तरह सफेद रोशनी के साथ टिमटिमाती हुई आसमान से नीचे आई। क्या यह नहीं कहा गया था कि जमीन पर ब्लेड हवाएं केवल आरोही स्तर की विनाशकारी शक्ति तक थीं? इस ब्लेड हवा की शक्ति, यह इतना सरल नहीं लगता है। लिनशेन सतर्क हो गया और हवा में सफेद प्रकाश झिलमिलाते ब्लेड क्यूई को पूरा करने के लिए अपनी तलवार और म्यान उठाया। अपनी अगली पुस्तक माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर खोजें। क्रैक क्रैक। ब्लेड क्यूई लिनशेन की तलवार और म्यान का सामना करते ही तुरंत दो टुकड़ों में कट गया और उसने अपनी अपेक्षा से भी बेहतर प्रदर्शन किया। प्रारंभ में लिनशेन कुछ हद तक चिंतित थे कि वह ब्लेड क्यूई से इस तरह के उग्र हमलों का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन संलग्न होने पर उन्होंने पाया कि स्क्रैप तलवार कौशल उनकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था, जो आसानी से सफेद प्रकाश चमकती ब्लेड क्यूई को काट रहा था, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि ब्लेड क्यूई निर्वाण स्तर की विनाशकारी शक्ति तक नहीं पहुंची थी। हालांकि ब्लेड क्यूई को रेगिस्तान पर हमला करते हुए परमाणु विस्फोटों की याद दिलाने वाले भयानक रेत विस्फोटों को देखते हुए उन्होंने पुष्टि की कि उनकी विनाशकारी शक्ति वास्तव में असेंशन लेवल की तुलना से परे थी। लिनशेन का दिल खुश हो गया और उसने और भी जोश के साथ अभ्यास किया। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, उसकी तकनीक से एक तेज गति वाली दोलनशील आरी की गति का पता चला, जो आम लोगों द्वारा तलवार से बल लगाने के तरीके से बिल्कुल अलग था। लिनशेन को एक के बाद एक ब्लेड क्यूई को काटते हुए देखकर लिनवान कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसकी तकनीक में उस व्यक्ति के कर्ण दोलन कौशल का संकेत मिलता है। उसने मेरी ब्लेड तकनीक को इसमें कैसे अनुकूलित किया? एक पल के लिए लिनवान अचंभे में पड़ गया। यदि लिनवान ने पहले उसके साथ अभ्यास नहीं किया होता, तो वह शायद यह नहीं पहचान पाती कि लिनशेन जिस ब्लेड तकनीक का उपयोग कर रहा था, वह उसके अपने ब्रह्मांड को उल्टने वाले दाएं और गलत हाथ से अनुकूलित की गई थी। अब लिनवान कुछ हद तक अनिश्चित था कि लिनशेन सही तरीके से अभ्यास कर रहा था या नहीं। यदि आप कहते हैं कि वह सही ढंग से अभ्यास कर रहा था, तो उसकी ब्लेड तकनीक मूल से अधिकाधिक भिन्न होती जा रही थी। यदि आप कहते हैं कि वह गलत तरीके से अभ्यास कर रहा था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रभाव मूल से ज़्यादा बुरा नहीं था, ये सिर्फ एक अलग शैली और प्रभाव था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक आरोही होने के नाते और इतने सारे निर्वाण स्तर ब्लेड क्यूई को तोड़ने में सक्षम होने के नाते, और जाहिर तौर पर यह आसानी से कर रहा है।
यहाँ तक कि यदि उसके ब्रह्मांड को उल्टने वाले दाएं और गलत हाथ का अभ्यास किया जा रहा हो तो भी आरोहण स्तर पर प्रभाव लगभग समान ही होगा। ये व्यक्ति वास्तव में अवर्णनीय है। लिन वान को उस समय लिन शेन का आकलन करना नहीं आता था। वह निश्चित नहीं थी कि लिन शेन की ब्लेड तकनीक एक संयोग थी या उसने शुरू से ही उस प्रभाव को प्राप्त करने का इरादा किया था। लिन वान वास्तव में लिन शेन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। ये देखते हुए कि उसकी अनोखी ब्लेड तकनीक काफ़ी प्रभावी लग रही थी, उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया। निर्वाण स्तर ब्लेड पवन धाराओं को आजमाने के बाद लिन शेन ने महसूस किया कि आरोही स्तर ब्लेड पवन धाराओं को काटना अब दिलचस्प नहीं था। एक विचार के साथ वह सीधे आकाश में उड़ गया और निर्वाण स्तर ब्लेड पवन धाराओं के बीच अभ्यास करने के लिए ऊंचे आकाश की ओर उड़ चला। वह आदमी इतनी आसानी से घमंडी हो गया, लिन वान ने अपने होंठ मोड़ते हुए कहा। हवा में लिन शेन ने ब्लेड पवन धाराओं का सामना किया, दोनों हाथों से बाईं ओर को अवरुद्ध किया और बलपूर्वक व्यापक ब्लेड क्यूई को तोड़ दिया, जिससे एक निर्वात क्षेत्र बन गया। आकाश में ब्लेड विंड की धाराएं और भी अधिक लगातार हो गईं और लिन शेन के स्क्रैप तलवार कौशल का रक्त जीवन ब्लेड कौशल के साथ एकीकरण टकराव के बीच में सुधार कर रहा था। जब वह खुशी खुशी अभ्यास कर रहा था तो उसने अचानक एक सफ़ेद ब्लेड क्यूई लकीर देखी जो 10 मीटर से अधिक लंबी थी, जो धारा के बीच से बहती हुई जा रही थी। हवा में घुलने वाली सामान्य ब्लेड क्यूई की लंबाई केवल कुछ दर्जन सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती थी, लेकिन 10 मीटर से अधिक लंबी यह सफ़ेद ब्लेड क्यूई सामान्य ब्लेड क्यूई से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ये देखकर कि लंबी ब्लेड क्यूई उसकी दिशा में नहीं आ रही थी, लिन शेन ने उसका सीधे सामना करने का फैसला किया। हजारों मील दूर लिन वान ने जब लिन शेन को स्वेच्छा से 10 मीटर से अधिक लंबे ब्लेड क्यूई से मिलते देखा तो उसकी आंखों के कोने झपकने लगे। यह आदमी और अधिक घमंडी होता जा रहा है। वह ब्लेड क्यूई प्रथम श्रेणी के निर्वाण प्राणी की विनाशकारी शक्ति से मेल खा सकता है। निश्चित रूप से वह ये नहीं सोचता कि वह इस ब्लेड क्यूई को तोड़ सकता है, क्योंकि वह सामान्य ब्लेड क्यूई को तोड़ सकता है। लिन वान को इस बात पर संकोच हो रहा था कि क्या हस्तक्षेप करना चाहिए। वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह लिन शेन को मौत से बचाना चाहती थी। इसे भूल जाओ, इससे मौत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा कष्ट सहना अच्छा है, उसे इतना दुस्साहस करने के लिए किसने कहा। थोड़ी सी कठिनाई कोई बुरी बात नहीं हो सकती। अंत में लिन वान ने हस्तक्षेप नहीं किया। 10 मीटर से अधिक लंबे ब्लेड क्यू का सामना करते हुए लिन शेन ने तलवार और म्यान को अपनी छाती के सामने पार किया और फिर अपने हाथों को अचानक फैलाकर तलवार और म्यान को अलग कर दिया। तलवार और म्यान के मिलन बिंदु के बीच भयानक ब्लेड क्यू को बलपूर्वक 2 भागों में काट दिया गया तथा वह दोनों ओर के शून्य में जा गिरा। वान चुप हो गई। हालांकि वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन शेन की ब्लेड तकनीक वास्तव में काफ़ी कुछ थी। यद्यपि यह उसके ब्रह्मांड के दाएं और गलत हाथ को उल्टने से काफ़ी हद तक विचलित हो गया था, लिन शेन के अनुकूलन की प्रभावशीलता कम नहीं थी और कुछ पहलुओं में यह उससे भी आगे निकल गई। यह आदमी वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो अधूरे और मौलिक रूप से परिवर्तित ब्रह्मांड को सही और गलत हाथ में बदलने और अपनी अनूठी नवीनताओं के साथ इस हद तक इसे विकसित करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि मुझ पर डेथ पाउडर के प्रभाव का गायब होना बहुत हद तक उससे संबंधित है। जब लिन वान ने लिन शेन को आकाश में अपनी ब्लेड तकनीक का अभ्यास करते देखा तो उसने चुपचाप सोचा कि कैसे उसका विश्वास और अधिक प्राप्त किया जाए ताकि उसके अस्तित्व से डेथ पाउडर के गायब होने के रहस्य को उजागर किया जा सके। लिन वान जानता था कि सामान्य परिस्थितियों में लिन शेन का विश्वास हासिल करने के लिए लंबे समय तक परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि अब उसने खुद को एक मानव वेश में प्रस्तुत किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि लिन शेन को अपने लोगों पर अटूट भरोसा नहीं था। अपने छोटे समूह के अलावा लिन शेन ने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के भीतर मनुष्यों का व्यापक उपयोग नहीं किया था, जिससे लिन वान का अपनी मानवीय पहचान में उसके करीब आने का तरीका कुछ अजीब हो गया था। उसने शुरू में सोचा था कि लिन शेन से एक हमवतन के रूप में संपर्क करने से उसका विश्वास जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका विश्वास जीतना और भी कठिन हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे कठोर कदम उठाने होंगे। लिन वान के पास लिन शेन के उस पर भरोसा करने का इंतजार करने का धैर्य नहीं था और उसे दूसरी रणनीति के बारे में सोचना पड़ा। जैसे जैसे लिन शेन ने अपने ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल को निखारना जारी रखा, उसकी रक्षा अधिक से अधिक भयंकर होती गई। दुनिया ने संभवतः उसके अलावा कभी भी इतनी आक्रामक रक्षात्मक ब्लेड तकनीक नहीं देखी थी। यह महसूस करते हुए कि अब उनकी ब्लेड तकनीक में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लिन शेन अंततः जमीन पर उतरे और तियान बुलुओ को ब्लेड विंड स्टार को उनके पास छोड़ने के लिए कहा। तकनीक में निपुणता हासिल करने से पहले लिन शेन बहुत मेहनती थे, लेकिन अब जब उन्होंने इसमें निपुणता हासिल कर ली है तो उनकी रुचि खत्म हो गई है और अब वे अभ्यास नहीं करना चाहते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियान बुलुओ को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह सिर्फ लिन शेन के साथ जाने के लिए आया था। चूंकि लिन शेन वापस जाना चाहता था, इसलिए तियान बुलुओ को वहां रुकने और अभ्यास करने का कोई कारण नहीं दिखा। वह भी लिन शेन के साथ सेलेस्टियल स्टार पर वापस लौट जाएगा।
साइलेंट निवास पर लौटने पर लिन शेन ने सोचा कि उसे मृत्यु पाउडर के निर्माण के पूरा होने तक इंतजार करना होगा, तभी वह सुरक्षित रूप से भूमिगत स्थान में प्रवेश कर सकता था। इसलिए उसने पहले गॉड माउंटेन पर जाने का फैसला किया ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में वहाँ क्या चल रहा था। यदि वह गॉड माउंटेन के साथ स्थिति स्पष्ट कर सके तो अगली बार जब वह अजीब आगंतुक उसे ढूंढने आएगा तो वह उसे यांत्रिक कलाई घड़ी वापस कर सकेगा। जब लिन शेन इस बात पर विचार कर रहे थे कि कब गॉड माउंटेन के लिए प्रस्थान किया जाए तो तियान कांग्युन दौड़ता हुआ आया। डीन, स्वर्गीय सम्राट ने आदेश दिया है कि स्वर्गीय मास्टर संस्थान राजकुमारी यूनजियांग की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उसे सर्वोच्च कबीले तक ले जाएगा। तियान कांग्युन ने लिन शेन को एक आधिकारिक दस्तावेज सौंपते हुए कहा। राजकुमारी यूनजियांग को सर्वोच्च कुल में ले जाओ। लिन शेन क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। दस्तावेज पढ़ने के बाद उसे पता चला कि राजकुमारी यूनजियांग सर्वोच्च कुल के ग्रह पर अध्ययन और साधना करने जा रही थी, जो मानव मात्र ग्रह के संदर्भ में विदेश में अध्ययन करने के समान था। उनका मिशन राजकुमारी यूनजियांग को सुरक्षित रूप से सुप्रीम स्टार तक पहुंचाना और उसके सुप्रीम एकेडमी में बस जाने तक इंतजार करना था। यदि यह कोई साधारण ग्रह होता तो किसी अनुरक्षक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से टेलीपोर्टर का उपयोग कर सकता था। हालांकि सुप्रीम स्टार पर कोई टेलीपोर्टर नहीं है, इसलिए यदि कोई वहां जाना चाहता है तो एकमात्र विकल्प यह है कि वह किसी नज़दीकी ग्रह से उड़ान भरे जहां टेलीपोर्टर हो या फिर अंतरिक्ष यान ले जाए। यदि वे अंतरिक्ष यान से जाते तो यात्रा में संभवतः 2 दिन से अधिक समय लगता, और यही वह समय है जब लिन शेन और उनकी टीम को सतर्क रहना होगा ताकि कोई उनका फायदा न उठा सके। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो राजकुमारी यूनजियांग के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई राजकुमारी यूनजियांग को नुकसान पहुंचाता है तो यह एक ही समय में दिव्य जाति और सर्वोच्च कुल दोनों को अपमानित करने के बराबर होगा। ब्रह्मांड में कौन इन 2 शक्तिशाली परिवारों को एक साथ अपमानित करने का साहस रखता है? तो ये कार्य वास्तव में एक साधारण कार्य है जिसमें राजकुमारी यूनजियांग के साथ सैर पर जाना शामिल है। ये किसी पर्यटक यात्रा से ज़्यादा अलग नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्गीय सम्राट ने आखिरकार एक कार्य सौंपा था जो उनकी बेटी को ले जाने का था। लिन शेन स्वाभाविक रूप से सुस्त नहीं हो सकते थे, लेकिन ध्यान आकर्षित भी नहीं कर सकते थे। राजकुमारी यूनजियांग को सुप्रीम अकादमी में पहुंचाना सबसे अच्छा होगा, बिना किसी को पता चले। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपडेट रहें। इसलिए लिन शेन ने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में बैठक में भाग नहीं लिया, बल्कि ओयांग यूडू और वेई वुफू के साथ चर्चा की और उन्हें सुप्रीम स्टार में उनके साथ चलने के लिए कहा। लीक को रोकने के लिए लिन शेन ने ओयांग यूडू द्वारा भर्ती किए गए निर्वाण प्राणियों का उपयोग भी नहीं किया। अगर यह कर्ज वसूली का मामला होता तो लिन शेन निश्चित रूप से उन्हें साथ ले जाता, लेकिन राजकुमार को ले जाने के काम में जितने कम लोग जानते हों उतना ही बेहतर है। केवल वे ही भाग ले सकते थे जिन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। ओयांग यूडू विशेष सेवा विभाग के प्रमुख हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है, बेशक वे इससे बच नहीं सकते। वेई वुफू को भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए लिन शेन ने राजकुमारी यूनजियांग को ले जाने के लिए गुप्त रूप से उनके साथ जाने की तैयारी की। राजकुमारी यूनजियांग को लाने जाने से पहले लिन शेन ने तियान बुलुओ को एक संदेश भेजा जिसमें उसके बारे में पूछताछ की गई थी, ताकि किसी भी संभावित वर्जना से बचा जा सके जिसके बारे में वह शायद न जानता हो, जिससे राजकुमारी के साथ संघर्ष हो सकता था। राजकुमारी यूनजियांग के बारे में लिन शेन का सवाल सुनकर तियान बुलुओ ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा था और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, क्या स्वर्गीय सम्राट ने आपको राजकुमारी यूनजियांग को अध्ययन के लिए सर्वोच्च कबीले में ले जाने के लिए कहा था? क्या यह मामला पहले से ही आम ज्ञान है? लिन शेन की अभिव्यक्ति खराब हो गई क्योंकि वह बेहद सतर्क था। फिर भी खबर किसी तरह लीक हो गई थी जिससे उसकी पिछली हरकतें विदूषक जैसी लग रही थीं। ये कहा जा सकता है कि यह अब कोई रहस्य नहीं है, तियान बुलुओ ने हंसते हुए कहा। यूनजियांग काफ़ी युवा और बिगड़ेल है और वह हमेशा से ही डीएस बड़ी जैसी उत्कृष्ट शख्सियतों पर मोहित रही है और सीखने की यात्रा के लिए सुप्रीम स्टार जाने की इच्छा रखती है। स्काई पिनिकल स्टार पर यह कोई रहस्य नहीं है। जिस क्षण आपने उसके बारे में पूछा मुझे पता था कि क्या चल रहा था। इस बार आपकी जिम्मेदारी काफ़ी भारी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कोई वाकई राजकुमारी यूनजियांग का अपहरण करने की हिम्मत कर रहा है? लिन शेन इस संभावना से चौंक गया। यह असंभव है। अगर कोई उसे सीखने की यात्रा पर ले जाने की हिम्मत करता है तो यह हमारी दिव्य जाति और सर्वोच्च कुल दोनों का विरोध करने के समान होगा। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा, तियान बुलुओ ने सोचने से पहले कहा। राजकुमारी यूनजियांग डीएस बड़ी के प्रति बहुत अधिक आसक्त है, एक अपूरणीय सीमा तक। स्वर्गीय सम्राट काफ़ी नाखुश था और इसलिए हमेशा उसे सर्वोच्च कुल में जाने से मना कर दिया था। यूनजियांग को सर्वोच्च कुल में जाने देने के लिए उसका अचानक सहमत होना और विशेष रूप से आपको उसे अनुरक्षण करने के लिए नियुक्त करना, आपको वास्तव में नहीं लगता कि यह सिर्फ एक साधारण अध्ययन यात्रा है ना? क्या सम्राट का मतलब है कि मैं राजकुमारी यूनजियांग के विचारों को सही करूं?
लिन शेन को अंततः स्वर्गीय सम्राट का असली इरादा समझ में आ गया। तियान बुलुओ ने हंसते हुए कहा, ऐसा ही लगता है। नस्लीय रैंकिंग सूची में आपका प्रदर्शन डीएस बड़ी ई से कमतर नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि सम्राट चाहते हैं कि आप राजकुमारी युनशियांग को ये साबित कर दें कि डीएस बड़ी ई उतना परिपूर्ण और अजेय नहीं है जितना वह सोचती है, इस उम्मीद में कि राजकुमारी युनशियांग को होश आ जाएगा और वह उसके प्रति मोहित होना बंद कर देगी। ये कार्य वास्तव में आपके अलावा किसी और को नहीं सौंपा जा सकता था। आप मुझे बहुत अधिक श्रेय दे रहे हैं। मैं डीएस बड़ी ई का मुकाबला नहीं कर सकता, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि स्वर्गीय सम्राट द्वारा सौंपे गए कार्य कभी भी उतने सरल नहीं होते जितने वे दिखते हैं। लिन शेन राजकुमारी युनशियांग से मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि यह मिशन उनकी कल्पना से भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वास्तव में उन्होंने पहले ही इसे छोड़ दिया था। लिन शेन, है न? मैं तुम्हें जानती हूँ। आत्मसमर्पण करना ही समझदारी भरा फैसला था। अन्यथा अगर डीएस बड़ी ई ने इसे गंभीरता से लिया होता तो तुम उसके सामने कुछ नहीं कर पाती। मामूली चोटें एक बात है, लेकिन मारा जाना बिल्कुल अलग बात होगी, उसने कहा। यद्यपि लिन शेन को राजकुमार तियान जियांग की पहली कुछ बातों से कुछ परेशानी महसूस हुई, फिर भी वह उन्हें सहन कर सका। लेकिन राजकुमारी युनजियांग ने जो अगली बात कही, उससे लिन शेन की आंखें अनायास ही घूम गईं। डीएस बड़ी ई को अपनी पवित्र उपस्थिति के कारण अपने हाथों पर खून के धब्बे नहीं लगाने चाहिए, राजकुमारी युनशियांग ने कहा, उनका चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ था। क्या बेवकूफ़ है, लिन शेन ने मन ही मन इस राजकुमारी युनजियांग का नाम लिया। आखिरकार वह सम्राट तियानशु द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त एक अकादमी का प्रमुख था और उसे चोंगगाओ स्टार तक ले जाने का प्रभारी था। फिर भी वह वहां थी, दिव्य जाति की एक राजकुमारी उसके सामने ऐसी बकवास बोल रही थी। बेवकूफ़ के अलावा लिन शेन उसे वर्णित करने के लिए कोई और शब्द नहीं सोच सका। लिन शेन एक मूर्ख के साथ बहस करने में परेशान नहीं हो सकता था और उसने उसकी टिप्पणियों को न सुनने का नाटक किया, लेकिन उसके दिमाग में वह एक रहस्य के बारे में सोच रहा था जो तियान बुलुओ ने उसे कल बताया था। राजकुमारी युनशियांग वास्तव में शाही महल में नहीं पली बड़ी थी और वह शुद्ध रक्त वाली राजकुमारी भी नहीं थी। इससे पहले अपनी यात्रा के दौरान सम्राट तियानशु की मुलाकात एक ग्रह पर राजकुमारी युनशियांग की मां से हुई और उसके बाद उनके बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया। इसके बाद सम्राट तियानशु चले गए, लेकिन राजकुमारी युनक्सियांग की मां गर्भवती हो गई और सालों बाद तियान युनक्सियांग को मान्यता दी गई और उसके पैतृक वंश में उसका स्वागत किया गया। हालांकि उसकी अत्यधिक सरल परवरिश के कारण उसे शाही महल में जीवन के अनुकूल होने में संघर्ष करना पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तियान बुलुओ ने उसे यह बताया तो लिन शेन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण परवरिश का मामला नहीं था। वह महिला बिल्कुल मूर्ख थी और तियान बुलुओ ने अपने विवरण में बहुत ही सूक्ष्मता बरती थी। हालांकि तियान युनक्सियांग कुछ हद तक भोली थी, लेकिन सम्राट तियानशु उससे बहुत प्यार करता था और उसकी अच्छी देखभाल करता था। अन्यथा उसके व्यक्तित्व के साथ उसे शाही महल में जीवित रहना मुश्किल हो जाता। शायद इसलिए कि वह महल के माहौल से असहज थी। तियान युनशियांग को बाहर के जीवन की लालसा थी और वह डीएस बड़ी ई जैसे जन्मजात मजबूत लोगों की बहुत प्रशंसा करती थी। इस बार सम्राट तियानशु ने अंततः नरमी दिखाई और उसे सर्वोच्च कुल के साथ अध्ययन करने के लिए यात्रा करने की अनुमति दे दी और तियान युनजियांग इस बात से बहुत खुश हुई। लिन शेन ने शुरू में केवल उन तीनों को तियान युनजियांग को सर्वोच्च कबीले तक ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि कई लोगों को तियान युनजियांग की सर्वोच्च कबीले की यात्रा करने की इच्छा के बारे में पता था, इसलिए सुरक्षा के लिए लिन शेन ने तियान युनजियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रात्रिभूत जनजाति की 4 बहनों की सहायता ली। ये कोंग, ये युए और ये यू पहले से ही निर्वाण स्तर पर थे और लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि कुछ समय तक उसे न देखने के बाद ये जिंग भी निर्वाण तक पहुंच गई थी। तियान युनशियांग को लेकर 7 लोग रवाना हुए और 1 दर्जन से अधिक स्थानांतरणों के बाद वे लिन युआन नामक ग्रह पर पहुंचे। ये चोंगाओ तारे के सबसे निकट का स्थानांतरणीय ग्रह था और यहाँ से चोंगाओ तारे तक पहुंचने में अंतरिक्ष यान द्वारा 3 दिन से भी कम समय लगेगा। रास्ते में तियान युनजियांग उत्साहित थी। वह कल्पना कर रही थी कि जब वह डीएस बड़ी ई से मिलेगी तो वह अपना परिचय कैसे देगी और अंतरिक्ष यान पर अभ्यास भी करेगी। लिन शेन का तियान युनजियांग के बारे में आकलन था कि वह सभ्य दिखती थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसके पास एक अतिरिक्त दिमाग था। इसलिए अपने सुरक्षात्मक कर्तव्यों के अलावा लिन शेन और अन्य लोगों ने मूल रूप से उसकी उपेक्षा की। उसने जो कुछ भी कहा, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने सुना ही न हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन ये तरीका काम नहीं कर रहा था। लिन शेन के पास तियान युनजियांग की गलत धारणाओं को सुधारने का छिपा हुआ काम था। अगर वह इसमें विफल हो जाता तो सम्राट तियानशु वापस आने पर उसे दोषी ठहराता। तियान युनजियांग जिस मूर्खतापूर्ण तरीके से काम कर रही थी, लिन शेन पहले से ही वापस लौटने पर दंडित होने के लिए तैयार था और इसलिए उसने उसकी उपेक्षा की। अगर कोई और होता तो वे उससे मिलने से ही सदमे से मर जाते। शायद सिर्फ एक मुलाकात ही तियान युनजियांग को होश में लाने के लिए काफ़ी होती।
लेकिन उसकी आदर्श तो डीएस बड़ी ई है। लिन शेन को लगा कि व्यक्तिगत रूप से मिलने से वह और अधिक जुनूनी हो जाएगी और उसे सही रास्ते पर लाने की उम्मीद भी कम थी। यहाँ तक कि लिन शेन खुद भी मानते थे कि डीएस बड़ी ई सचमुच असाधारण थी। उसे चिंता थी कि रास्ते में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये पता चला कि लिन शेन की चिंताएं अनुचित थीं। यदि कोई वास्तविक खतरा होता तो सम्राट तियानशू ने तियान युनजियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिन शेन को नहीं भेजा होता। आपका अगला अध्याय माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही वे चोंगगाओ स्टार के पास पहुंचे, लिन शेन ने अंतरिक्ष यान के बाहर तियानजिंग पर्वत देखा। यहीं पर उनके चौथे भाई लिन जियांगडोंग ने पहली बार डीएस बड़ी ई को चुनौती देकर ब्रह्मांड में अपना नाम बनाया, जिसके कारण अपराजित राजा की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। लिन शेन, अपराजित राजा तुम्हारा भाई है न? तियान युनजियांग भी बाहर तियानजिंग पर्वत को देख रही थी और वह डीएस बड़ी ई से संबंधित किसी भी चीज के बारे में बहुत स्पष्ट थी। स्वाभाविक रूप से वह अपराजित राजा द्वारा डीएस बड़ी ई को चुनौती देने का लाइव प्रसारण मिस नहीं करती। लोगों को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी ओर आपका भाई आपसे बहुत पीछे है। उसने डीएस बड़ी ई को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? ये केवल इसलिए है क्योंकि डीएस बड़ी ई का दिल दयालु है, इसलिए उसने उसे अपनी जान बचाकर भागने दिया। जब आप वापस आएंगे तो आपको उसे सच में मनाना चाहिए, उसे विनम्र रहने के लिए कहना चाहिए और हर समय हर किसी को चुनौती न देने के लिए कहना चाहिए। कोई और शायद उतना दयालु न हो और उसे जाने दे, और अगर उसे कोई कठोर दिल वाला व्यक्ति मिलता है तो वह शायद इतना भाग्यशाली न हो, तियान युनजियांग ने कहा, जिससे लिन शेन लगभग गुस्से से भड़क उठे। वह तियान युनजियांग के शब्दों को सहन कर सकता था क्योंकि उसे स्वर्गीय सम्राट से विशेषाधिकार और लाभ मिल रहे थे और उसके लिए कुछ नाराजगी लेना उचित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन तियान युनजियांग ने अपने चौथे भाई के बारे में बोलने की हिम्मत की। लिन शेन इसे निगल नहीं सका, चाहे कुछ भी हो। राजकुमार सही कह रहे हैं, क्या मुझे अपने चौथे भाई को बुलाकर डीएस बड़ी ई से एक और लड़ाई करने के लिए कहना चाहिए ताकि उसे सबक सिखाया जा सके? लिन शेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, यह सवाल ही नहीं उठता। वह पहले से ही निर्वाण स्तर पर है और डीएस बड़ी ई अभी भी आरोही स्तर पर है। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि कमजोरों को धमकाए? तियान युनजियांग ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि अगर डीएस बड़ी ई दयालु नहीं होती तो मेरा भाई भी जीवित नहीं होता? ये कैसे कमजोरों को धमकाने जैसा हो गया? लिन शेन ने उदासीनता से पूछा। मेरा मतलब ये था कि जब आपके भाई ने डीएस बड़ी ई को चुनौती दी थी तब वह अभी तक निर्वाण नहीं हुआ था। अब जब वह निर्वाण स्तर पर है, एक आरोही को चुनौती दे रहा है, तो क्या ये कमजोर को धमकाना नहीं है? तियान युनजियांग ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि वह उस समय निर्वाण नहीं था? लिन शेन ने सीधे जवाब दिया। क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत है? क्या ये सामान्य ज्ञान नहीं है? अगर वह एक निर्वाण प्राणी था तो उसने अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखाई और उन आरोही को क्यों नहीं हराया? तियान युनजियांग ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा भाई दयालु हो? लिन शेन के मुंह पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या मीठा स्वभाव है। अगर तुम्हारा भाई निर्वाण प्राणी था और फिर भी उसने डीएस बड़ी ई को चुनौती दी तो इसका मतलब होगा कि उसके इरादे कुछ और ही थे। तियान युनजियांग का चेहरा भी गंभीर हो गया। अगर मेरे भाई के कुछ और इरादे होते तो क्या डीएस बड़ी ई अभी भी जीवित होती? लिन शेन ने धीरे से कहा। वह जीवित क्यों नहीं होगा? अपराजित राजा का डीएस बड़ी ई से कोई मुकाबला नहीं है। तियान युनजियांग की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तो फिर चलो अब उन्हें लड़ा दें। मैंने पहले ही कहा है कि वह अब निर्वाण स्तर पर है, वह आरोही स्तर पर किसी को कैसे धमका सकता है? तियान युनजियांग अधीर हो रहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा भाई दयालु है? मैं गलत नहीं था, लिन शेन ने जवाब दिया। मैंने पहले ही कहा है कि वह डीएस बड़ी ई का मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर उन्हें लड़ने दो। तुम। तियान युनजियांग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके दांत ऐसे दिख रहे थे जैसे वह कोई शेरनी हो जो किसी को काटने वाली हो। शेन ने अब तियान युनजियांग पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि फ्लायर अब चोंगगाओ स्टार के पास पहुंच रहा था और सुप्रीम कबीले के सदस्य नीचे स्पेसपोर्ट पर हमारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। फ्लायर की स्क्रीन के जरिए तियान युनजियांग ने प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे लोगों को देखा और उन्हें आगे ले जा रहे व्यक्ति की शक्ल साफ साफ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह के कोने बेकाबू होकर एक बड़ी मुस्कान में बदल गए जो लगभग उसके कानों तक पहुंच गई। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में अपना रोमांच पाएं। डीएस बड़ी ई। डीएस बड़ी ई वास्तव में मुझे लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए हैं। तियान युनजियांग का शरीर उत्साह से थोड़ा कांप उठा और उसकी आवाज़ कुछ हद तक हवाई थी। लिन शेन ने भी डीएस बड़ी ई को मंच पर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्तिगत रूप से तियान युनजियांग को लेने आएगा। यद्यपि तियान युनजियांग को दिव्य जाति की राजकुमारी का महान दर्जा प्राप्त था, लेकिन सर्वोच्च कुल के लिए दिव्य जाति के राजकुमारों को इतना उच्च सम्मान नहीं दिया जाता था और आमतौर पर उन्हें केवल राजनयिक विभाग द्वारा ही प्राप्त किया जाता था।
डीएस बड़ी ई द्वारा व्यक्तिगत स्वागत वास्तव में तियान यूनजियांग को पर्याप्त सम्मान दे रहा था। स्पेसपोर्ट के नियंत्रण टावर के आदेश के तहत फ्लायर धीरे धीरे लैंडिंग पैड पर उतरा। तियान यूनशियांग ने मेकअप मिरर पकड़ रखा था और बार बार अपने रूप की जांच कर रही थी और अपने बगल में खड़ी ये जिंग से लगातार पूछ रही थी कि क्या उसका मेकअप ठीक है। ये जिंग ने उसे पहले ही कई बार आश्वस्त किया था कि सब ठीक है, लेकिन तियान यूनशियांग, जैसे कि उसने सुना ही न हो, बार बार पुष्टि के लिए पूछती रही। वह सचमुच घबराई हुई लग रही थी। लिन शेन को वास्तव में पता नहीं था कि उसे क्या कहना है। इससे पहले कि विज्ञापन पूरी तरह से रुकता, तियान यूनशियांग पहले से ही निकास द्वार पर खड़ी थी और चुपचाप उन अभिवादन पंक्तियों का अभ्यास कर रही थी जिन्हें उसने कई बार तैयार किया था। जैसे ही दरवाजा खुला, तियान यूनशियांग शान से बाहर निकला। ये जिंग और ये कांग उसके बाएं और दाएं चल रहे थे, जबकि सभी बारी बारी से फ्लायर से उतर रहे थे। डीएस बड़ी ई, सुप्रीम कबीले के कार्यकारी कर्मचारियों के साथ नीचे इंतजार कर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए तियान यूनजियांग सीढ़ियों से नीचे उतरी और पसीने से तर घबराई हुई हथेलियों के साथ डीएस बड़ी ई की ओर बढ़ी, जिसे उसने चुपचाप अपने शरीर पर पहुंच लिया और फिर उसे हाथ मिलाने की तैयारी करने लगी। आखिरकार आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूं, तियान यूनशियांग ने कहा जब डीएस बड़ी ई और अन्य कर्मचारी उसके पास आए और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल वह वहीं अचंभित खड़ी रही। डीएस बड़ी ई ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसके बगल में मौजूद सुप्रीम क्लान स्टाफ के एक सदस्य ने आगे बढ़कर तियान यूनजियांग से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चोंगाओ स्टार में आपका स्वागत है, मैं हुआलीना हूं, चोंगाओ स्टार की विदेश मंत्री। तियान यूनशियांग ने यह नहीं सुना कि हुआलीना ने क्या कहा था। वह दंग रह गई जब डीएस बड़ी ई उसके पास से गुजरी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि डीएस बड़ी ई लिन शेन के पास आया, जिसने अपना हाथ बढ़ाया और लिन शेन से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, लिन शेन, हम फिर मिलेंगे। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि डीएस बड़ी ई उसके पास आएगी और उससे हाथ मिलाएगी। उसने तियान यूनजियांग की सभी छोटी छोटी हरकतें देखी थीं और अनुमान लगाया कि तियान यूनजियांग अब गुस्से से उबल रहा होगा। जाहिर है, उसने डीएस बड़ी ई के प्रति तियान यूनजियांग के मोह को कम करके आंका था। भले ही उसे डीएस बड़ी ई ने ठुकरा दिया था, लेकिन जब तियान यूनजियांग को होश आया तो उसने सोचा, डीएस बड़ी ई बहुत शालीन है, वह अपने प्रतिद्वंद्वियों का भी सम्मान करता है। आखिरकार उनके बीच पहले भी बातचीत हुई थी, इसलिए ये सही है कि वह पहले लिन शेन का अभिवादन करे। डीएस बड़ी ई वाकई बहुत सज्जन है। तियान यूनजियांग ने सोचा कि डीएस बड़ी ई के लिन शेन से हाथ मिलाने के बाद वह भी उससे हाथ मिलाएगा। लेकिन डीएस बड़ी ई ने लिन शेन से हाथ मिलाने के बाद वह लिन शेन के पास खड़ा हो गया और बातचीत करने लगा। उसने उसके पास आने का कोई इरादा नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। डीएस बड़ी ई वास्तव में एक आदर्श सज्जन व्यक्ति हैं। शायद वह मुझसे हाथ मिलाने में शर्मिंदा थे क्योंकि पुरुष और महिला अलग अलग हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मेरी मेजबानी करने के लिए सुप्रीम कबीले की एक महिला सदस्य को ढूंढा। यह उनका बहुत विचारशील और प्यारा काम है। तियान यूनजियांग ने खुद को इस तरह से सांत्वना दी। लिन शेन ने डीएस बड़ी ई के साथ सहजता से बातचीत की और तियान यूनजियांग पर नजर रखी। उसने शुरू में सोचा था कि डीएस बड़ी ई के ध्यान की कमी के कारण तियान यूनजियांग निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने डीएस बड़ी ई को देखा तो उसकी आंखें और भी अधिक चमक उठीं, छोटे सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। हुआलीना के बार बार याद दिलाने के बाद तियान यूनशियांग अंततः उनके मार्गदर्शन में बंदरगाह में प्रवेश कर गया और फिर उसे एक निर्धारित कार द्वारा उसके निर्धारित आवास तक ले जाया गया। चोंगगाओ स्टार पर कुछ खास हाईटेक चीज़ों की मौजूदगी के बावजूद माहौल बहुत पुराना लग रहा था। आपको शायद ही कोई आधुनिक इमारत दिखे, गगनचुंबी इमारतें तो दूर की बात है। आकाश में कोई उड़ने वाला वाहन भी नहीं था। इसके स्थान पर सड़कों पर विभिन्न कारें इधर उधर घूम रही थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये जिनकी 4 लड़कियों ने तियान यूनशियांग के साथ एक कार साझा की, उनकी सुरक्षा हुआलीना कर रही थी, जबकि डीएस बड़ी ई और लिन शेन एक अन्य कार में उनके पीछे चल रहे थे। जब से मैंने सुना है कि तुम आ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, हमारी लड़ाई को निपटाने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो, डीएस बड़ी ई ने लिन शेन के बगल में बैठते हुए कहा। लिन शेन ने मन ही मन सोचा, वही, बिल्कुल नहीं, कौन तुम्हारे साथ लड़ने के लिए उत्सुक है? मेरे पास निश्चित रूप से उस तरह का अवकाश नहीं है। इस डर से कि कहीं डीएस बड़ी ई गलत न समझ लें, लिन शेन ने जल्दी से कहा, मैं एक मिशन पर हूं जिसके लिए मुझे राजकुमारी यूनशियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इसलिए मैं उसकी तरफ से लापरवाही से नहीं जा सकता। वह डीएस बड़ी ई से लड़ना नहीं चाहता था, जीतने से कोई लाभ नहीं होगा, और सर्वोच्च कबीले के क्षेत्र में होने के कारण वे इसके सदस्यों द्वारा निशाना भी बनाए जा सकते हैं। मुसीबत की तलाश क्यों करें? ये सुनकर डीएस बड़ी ई थोड़ी निराश दिखी, लेकिन फिर भी बोली, कोई बात नहीं, पहले आप लोग आराम कर लें। लिन शेन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वे पहले ही होटल पहुंच चुके थे और डीएस बड़ी ई कार से बाहर निकल गई।
सौभाग्य से डीएसडब्ल्यूई ने कोई अप्रिय व्यवहार नहीं दिखाया। सभी लोग होटल में दाखिल हुए और हुआलीना से कुछ देर बात करने के बाद डीएसडब्ल्यूई बाकी लोगों से पहले ही निकल गई। हुआलीना ने होटल के कर्मचारियों से तियान युनजियांग के लिए आवास की व्यवस्था करने को कहा और लिन शेन के साथ कुछ संबंधित मामलों पर चर्चा की। स्काई पिनेकल स्टार की तरह चोंगगाओ स्टार भी रहने और रिटायरमेंट के लिए बहुत उपयुक्त था। यहाँ तक कि होटल भी बगीचे की शैली में था जिसमें विभिन्न ग्रहों के विभिन्न पौधे लगाए गए थे। इसके अलावा यहाँ के पौधे वास्तविक देशी प्रजातियां थे जिनमें किसी भी प्रकार का बेस म्यूटेटेड धातु या क्रिस्टल पौधे नहीं थे। राजकुमारी, मंत्री हुआ ने व्यवस्था कर दी है और आप कल सुप्रीम अकादमी की प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकती हैं। यदि आप उत्तीर्ण हो जाती हैं तो आप अकादमी में रह सकती हैं और अध्ययन कर सकती हैं और वे आपके जीवन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि आप उत्तीर्ण नहीं होती हैं तो आपको स्काई पिनेकल स्टार पर वापस लौटना होगा। लिन शेन ने तियान युनजियांग को कार्यक्रम की जानकारी दी। मैं निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लूंगा, तियान युनशियांग ने लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। क्या तुमने उन्हें बताया कि मैं डीएसडब्ल्यूई के समान शिक्षक के अधीन अध्ययन करना चाहता हूं? मैंने किया, लेकिन सुप्रीम अकेडमी टेस्ट स्कोर के आधार पर शिक्षकों को नियुक्त करती है। यदि आप डीएसडब्ल्यूई के समान शिक्षक के अधीन अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन शेन मस्तिष्क मृत लड़की की सोच को ठीक नहीं कर सका और केवल यह आशा कर सकता था कि तियान युनजियांग परीक्षा पास नहीं करेगा। लिन शेन को सम्राट तियानशु द्वारा दिया गया कार्य पसंद नहीं था। अगर किसी से लड़ना होता तो जब तक वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होता वह कार्य पूरा कर सकता था। भले ही इसमें पैसे की मांग करना शामिल हो, लेकिन इसे प्राप्त करने के तरीके मौजूद थे। हालांकि किसी की सोच को बदलने की कोशिश करना उनके लिए शुरू में असंभव था। उनके पास ऊर्जा तो थी लेकिन उसे लागू करने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर तियान युनक्सियांग उसकी अपनी संतान होती तो उसे अच्छी तरह से पीटने से काम चल जाता। अगर एक पिटाई से काम नहीं चलता तो दूसरी पिटाई होती। दुर्भाग्य से वह आखिरकार एक राजकुमारी थी और लिन शेन उस पर हाथ नहीं डाल सकता था, जिससे वह काफी निराश हो गया। स्टार पर दिव्य जाति के शाही बच्चे को भी कोई विशेष उपचार नहीं मिला। होटल भेजे जाने के बाद हुआलीना और अन्य लोगों ने अपने दैनिक कार्यों में मदद के लिए दूतावास के एक कर्मचारी को वहां छोड़ दिया और फिर सभी राजनयिक वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह स्टाफ उन्हें सुप्रीम अकेडमी ले गया। सुप्रीम अकेडमी में पहुंचने के बाद ही लिन शेन को एहसास हुआ कि तियान युनजियांग की इतनी उपेक्षा क्यों की गई थी। ऐसा नहीं था कि उसकी उपेक्षा की गई थी, बल्कि उसे पहले से ही काफी ध्यान दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम अकादमी में छात्रों का नामांकन हो रहा था। विभिन्न जातियों के बहुत से लोग चोंगगाओ स्टार में प्रवेश परीक्षा देने के लिए आए थे। राजकुमार और राजकुमारियां तो बहुत थे। हर कोई अपने आप आया था, वहां उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। हुआलीना द्वारा तियान युनजियांग का स्वागत करने वाले सर्वोच्च कबीले ने पहले ही सम्राट तियानशु के प्रति बहुत सम्मान दिखाया था। सर्वोच्च कुल वास्तव में ब्रह्मांड की अग्रणी जाति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, जो सभी नदियों के प्रवाह को अपने में समाहित करता है। ऐसी उदारता और भव्यता साधारण जातियों के लिए तुलना से परे है। तियान युनजियांग सर्वोच्च अकादमी के द्वार पर खड़ा था और गहरी सांस ले रहा था, मानो हवा भी मीठी हो। लिन शेन ने चुपके से हंसते हुए कहा, आपकी टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से आपकी अपनी जाति का अपमान कर रही है। इधर उधर देखने पर तियान युनजियांग को डीएसडब्ल्यूई नहीं दिखी और वह बहुत निराश हुआ। लिन शेन और अन्य लोगों ने उसे परीक्षा हॉल में भेजने के बाद अकादमी के सार्वजनिक क्षेत्रों में टहलना शुरू कर दिया। पूरी परीक्षा प्रक्रिया में पूरा दिन लग जाता था और परीक्षा हॉल के अंदर सुरक्षा का काम सुप्रीम कबीले द्वारा किया जाता था, जो गैर परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं देता था। विभिन्न जातियों के सभी परीक्षार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया, कोई अपवाद नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है कि परीक्षा हॉल के अंदर कई अमर देवता तैनात थे और सर्वोच्च अकादमी में भी कई अमर शिक्षक थे, इसलिए कोई भी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। सुप्रीम कबीले के लोग निश्चित रूप से जीवन का आनंद लेना जानते हैं। ये स्थान जायंट रिंग स्टार के वातावरण से कहीं बेहतर है, ये जिंग ने टिप्पणी की। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, फिर भी एक भी बेस म्यूटेशन वाला पौधा नहीं है, जो कि काफी दुर्लभ है, समूह ने बातचीत करते हुए आगे चलते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुप्रीम अकेडमी का शैक्षणिक माहौल असाधारण था। हर जगह विभिन्न जातियों के लोगों के समूह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते देखे जा सकते थे। उन्होंने चर्चा में शामिल होने वाले बाहरी लोगों को अस्वीकार नहीं किया, न ही उन्हें इस बात से कोई ऐतराज था कि कोई उनकी बातचीत सुन रहा हो। यहाँ तक कि कुछ लोग जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलते थे और पास से गुजरने वालों के सामने अपने सिद्धांतों को बढ़ावा देते थे। कुछ देर सुनने के बाद लिन शेन और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि चर्चा किए जा रहे कई मुद्दे अत्यधिक उन्नत विकास कौशल या तकनीकें थीं, जिनमें से कुछ में ऐसे सिद्धांत और नवाचार शामिल थे जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक सामग्री का अनुभव करें।
लिन शेन ने सोचा, यदि मुझे प्रैक्टिस शुरू करने के समय यहाँ अध्ययन करने का अवसर मिला होता तो शायद मैं कुछ महान बन सकता था। सुप्रीम अकेडमी में प्रवेश के लिए बुनियादी आवश्यकता स्वाभाविक रूप से आरोही होना है। हम मनुष्यों के पास शायद कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उस सीमा को पार कर सके। नामांकन की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ आवेदन करने के लिए योग्यता प्राप्त करना ही सवाल से बाहर है। ओयांग यूदू ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा आपने सुप्रीम अकेडमी में भाग नहीं लिया और आप अभी भी एक शीर्ष संस्था हैं। अगर आपने नामांकन भी कर लिया होता तो भी आप अब से बेहतर नहीं होते। लिन शेन कुछ कहने ही वाला था कि उसने पास से एक आवाज़ सुनी, कुएं का मेढक महासागर के बारे में कुछ नहीं जानता, वह अहंकारी अज्ञानी है। जब उन्होंने सिर घुमाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पीठ पर ड्रैगन के पंख लगाए हुए पूरे अकादमी में लगे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ा होकर व्यस्तता से कुछ लिख रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन चूंकि वह वहां अकेला व्यक्ति था इसलिए ये स्पष्ट था कि वक्ता वही था। ये जिंग और ये यूं अपमानित महसूस कर रहे थे। वे उससे भिड़ना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि वह उनका अपमान क्यों कर रहा है, लेकिन लिन शेन ने उन्हें रोक दिया। हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं। लिन शेन अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, या इसलिए कि हमारे पास इसकी क्षमता नहीं है? उन्हें आश्चर्य हुआ जब उस व्यक्ति ने एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, दोस्त, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है न? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए उससे कहा, तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम इसके लायक नहीं हो। आदमी ने पलटकर कहा। उसका चेहरा तो सुंदर था लेकिन भाव ठंडा था। ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते हैं, लिन शेन ने बिना बुरा माने शांत भाव से जवाब दिया। मैं तुम्हें क्यों जानूं? आदमी ने उपहास किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि आप मुझे नहीं जानते तो आप कैसे जानते हैं कि मैं आपका मित्र बनने के योग्य नहीं हूं? लिन शेन ने जवाब दिया। वह व्यक्ति क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसे लिन शेन से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह जल्दी से संभल गया। उसके चेहरे पर ठंडक थी और उसने कहा, जो लोग अकादमी में प्रवेश के लिए भी योग्य नहीं हैं, लेकिन इसे नीची नज़र से देखते हैं, वे कुएं की तलहटी में पड़े मेंढकों के अलावा कुछ नहीं हैं, निश्चित रूप से मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। यदि सुप्रीम अकेडमी में प्रवेश न करने का अर्थ कुएं की तलहटी में मेंढक होना है तो आपका कुआं बहुत छोटा है, ये जिंग ने उत्तर दिया। असहमत। इस पर एक नज़र डालें। यदि आप इसे हल कर सकते हैं तो मैं जो कुछ भी कहा था उसे वापस ले लूंगा। आदमी ने ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड सुपीरियर अकादमी में आम दृश्य थे, जो खेल के मैदानों, बगीचों, गलियारों में लगभग हर जगह लगे हुए थे। कोई भी व्यक्ति जब चाहे इन ब्लैकबोर्डों पर अपने विचार लिख सकता है या दूसरों के साथ चर्चा के दौरान अपने विचारों को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए इनका प्रयोग कर सकता है। लिन शेन और अन्य लोगों ने पहले ही कई छात्रों को इन ब्लैकबोर्डों पर लिखते और जोश से बहस करते देखा था। कुछ समस्याएं वास्तव में गंभीर थीं तथा उनकी चर्चाएं शीर्ष स्तरीय कौशल संबंधी पहेलियों से कम नहीं थीं। लिन शेन एक छात्र के साथ बहस नहीं करना चाहता था। वह जाने ही वाला था कि ये जिंग पहले ही ब्लैकबोर्ड के पास उसकी सामग्री की जांच करने के लिए आ चुका था। कुछ देर तक बिना बोले देखने और भौहें सिकोड़ने के बाद ये जिंग के चेहरे पर तनाव बढ़ता गया। वह आदमी हाथ जोड़े खड़ा था, उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। वह सोच रहा था, जैसा कि मैंने सोचा था, एक कुएं की तलहटी में मेंढकों का एक झुंड 1001 अनसुलझे कौशल से अनभिज्ञ और अनजान फिर भी इसे हल करने का प्रयास करने का साहस कर रहा है। बेशक लिन शेन और अन्य लोग नहीं जानते थे कि 1001 अनसुलझा कौशल क्या था। वास्तव में ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। ये सुप्रीम अकादमी द्वारा संकलित एक संग्रह था जिसमें 1001 तकनीकें शामिल थीं जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ था। हालांकि इसे अनसुलझा माना जाता है, लेकिन इसका समाधान मौजूद है या नहीं यह अनिश्चित था। मूल 1001 समाधानहीन कौशलों में से जो बहुत समय पहले एकत्र किए गए थे नामक का हुआ था, भले ही अब सूची में 1 लाख से अधिक तकनीकें शामिल हैं। प्रारंभिक बैच में से आधे से अधिक का समाधान हो चुका था तथा केवल 100 से कुछ अधिक प्रश्न अभी भी अनसुलझे रह गए थे। जिस समस्या का ये व्यक्ति अध्ययन कर रहा था, सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना, वह उन अनसुलझे कौशलों में से एक था जो 1001 अनसुलझे कौशल के पहली बार प्रस्तुत किए जाने के बाद से ही अनसुलझे बने हुए थे। ये दुविधा प्रमुख जातियों में भी प्रसिद्ध थी, इसलिए उस व्यक्ति ने यह मान लिया कि लिन शेन और उसके साथी कुएं की तलहटी में पड़े अज्ञानी मेंढक थे जो ऐसी प्रमुख समस्या से अपरिचित थे और फिर भी यह सोच रहे थे कि वे इस समस्या को सुलझा सकते हैं। एक तरह से वह आदमी पूरी तरह से गलत नहीं था। ये बहनें विशालकाय रिंग स्टार पर एक गुप्त जीवन जी रही थीं और लिन शेन और उनके 2 साथी हाल ही में ब्रह्मांड में गए थे, इसलिए उनका अनुभव वास्तव में सीमित था। उन्हें कुएं के तल पर मेंढक के रूप में वर्णित करना गलत नहीं था। ये देखकर कि ये जिंग चुप रहा, लिन शेन और अन्य लोग भी पास आए और ब्लैकबोर्ड पर लिखी सामग्री को देखने लगे। शेन ने ब्लैकबोर्ड पर लिखी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि यह केवल एक सिद्धांत था, न कि कोई वास्तविक कौशल जिसका उपयोग वास्तविक युद्ध में किया जा सके।
सिद्धांत रूप में लिन शेन वास्तव में इसे हल नहीं कर सकता था जब तक कि वह सीधे ताकत से पराजित न हो जाए या चकमा देकर पीछे न हट जाए, लेकिन इसे कौशल को हल करना नहीं माना जाएगा। वेई वुफू और ओयांग यूडू ने भी देखा और अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे भी इसे हल नहीं कर सके। ये जिनकी 4 महिलाओं के लिए इसे हल करना और भी कम संभव था, क्योंकि उनकी विशेषता मुकाबला करने या तोड़ने के कौशल में नहीं थी। उनकी ध्वनि की शक्ति को देखते हुए उन्हें आमतौर पर नज़दीकी लड़ाई में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी, और उनके लड़ने का तरीका अलग था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना नामक चाल में सैद्धांतिक रूप से सारी ऊर्जा को जार में लाने के लिए साइफनिंग विधि का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ऐसी साइफनिंग विधि केवल सिद्धांत रूप में ही मौजूद थी और वास्तव में कोई भी इसमें पारंगत नहीं था, इसलिए फिलहाल ये केवल एक अनुमान ही बना रहा। लिन शेन ने सोचा, अगर वह वास्तव में इस कौशल का सामना करता है तो वह इसे चूषण देगा। गति का लाभ उठाने के लिए सीधे फिंगर सैंड का उपयोग करेगा। चूषण जितना मजबूत होगा उतना ही यह फिंगर सैंड की गति और शक्ति को बढ़ाएगा। मिसफायरिंग के बारे में चिंता करने की आवश्यकता के बिना एक अफसोस की बात है कि इसे अभी भी कौशल पर हावी होने के रूप में गिना जाएगा। अगर यह ओयांग यूडू होता तो यह इस बात पर निर्भर करता कि कौन किसको मात दे सकता है, लेकिन संभवतः कोई भी ओयांग यूडू को मात नहीं दे सकता। इस प्रकार ओयांग यूडू का सामना करना ये कौशल अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलने जैसा होगा और उसे कौशल तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वेई वुफू के विचार सरल थे। जब कोई शत्रु उससे लड़ता था तो वह उन्हें इस कौशल का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं देता था, क्योंकि सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना के सिद्धांत के अनुसार इस कौशल को साइफनिंग प्रभाव को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की शक्तियों के समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे इसका उपयोग करना कुछ हद तक बोझिल हो जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी स्तर पर यह असंभव था कि कोई भी वेई वुफू के सामने इस कौशल का प्रदर्शन कर सके। यदि दूरी बढ़ा दी जाए तो ये कौशल अपना महत्व खो देगा और खतरा पैदा करने में विफल हो जाएगा। लेकिन तीनों के विचारों को कौशल का उचित उल्लंघन नहीं माना जा सकता था, इसलिए वे केवल अपना सिर हिला सकते थे। ऐसा लगता है कि हम कुएं के मेढक बन गए हैं। इस व्यवधान के लिए हम क्षमा चाहते हैं, लिन शेन ने जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। ऐसे सैद्धांतिक कौशल को पेशेवरों पर ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें उन पर समय बर्बाद करने में कोई रुचि नहीं थी। ब्रह्मांड में इतने सारे कौशल होने के बावजूद लिन शेन संभवतः उनमें से प्रत्येक का अभ्यास नहीं कर सकता था। कुछ पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा विकल्प था। कम से कम तुम्हें कुछ आत्म जागरूकता तो है, उस आदमी ने टिप्पणी की। ये देखकर कि लिन शेन ने बहस नहीं की, उसे ऊब महसूस हुई और उसने बोलना बंद कर दिया। उसने ब्लैकबोर्ड पर लिखना और रेखाचित्र बनाना जारी रखा, सज्जन को जार में आमंत्रित करने की व्यवहार्यता की खोज की। वह किसी प्रत्युपाय पर शोध नहीं कर रहे थे, बल्कि सैद्धांतिक कौशल को वास्तविकता में बदलने का प्रयास कर रहे थे। लिन शेन कुछ दूर चले थे जब उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ और वे पीछे मुड़कर उस आदमी के पास खड़े हो गए और बोर्ड पर लिखी सामग्री को ध्यान से देखने लगे। लिन शेन ने देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ। जब उन्होंने पहली बार इन सिद्धांतों को देखा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि वह क्या है। ध्यान से सोचने के बाद तथाकथित सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना क्या सिर्फ कीचड़ मछली पकड़ने का कौशल नहीं था जो ची शिन्हुओं ने उसे सिखाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि विस्तार में कुछ अंतर थे, फिर भी प्रभाव एक ही थे, जो विभिन्न साधनों के माध्यम से एक ही लक्ष्य तक पहुंचने का एक उदाहरण था। क्या अभी भी हार नहीं मान रहे हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये कौशल हमारी सुप्रीम अकादमी के 1001 अनसुलझे कौशलों में से एक है। सुप्रीम अकादमी की स्थापना के बाद से अनगिनत प्रतिभाशाली और शीर्ष विशेषज्ञों ने इसे हल करने में सक्षम हुए बिना कई बार इसका अध्ययन किया है। न केवल तुम बल्कि डीएस बड़ी भी इस कौशल को नहीं तोड़ सके, आदमी ने ठंडी जल्लाहट के साथ कहा। क्या ये कौशल वास्तव में इतना शक्तिशाली है? लिन शेन पूछे बिना नहीं रह सका। वह सर्वोच्च अकादमी के लोगों की क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा था, बल्कि वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि ची शिन्हुओं का कौशल इतना जबरदस्त था। जब वह सामान्य रूप से इसका अभ्यास करता था तो उसे ऐसा महसूस नहीं होता था कि यह विशेष चाल कोई विशेष है। अगर ये दुर्जेय नहीं होता तो यह एक समाधानहीन कौशल कैसे हो सकता है? हालांकि ये कौशल वर्तमान में केवल सिद्धांत में ही मौजूद है और कोई भी इसे महारत हासिल करने में सक्षम नहीं है। इसे तोड़ने का तरीका तो दूर की बात है, आदमी ने कहा। लिन शेन के रवैये को काफ़ी अच्छा देखकर और थोड़ा विस्तार से बताने का फैसला किया। यह इतना कठिन नहीं हो सकता, लिन शेन ने याद किया। शुरू में ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन जब हो ने उसे कार्ड टचिंग अभ्यास सिखाया तो लिन शेन ने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली और उसे यह विशेष रूप से कठिन नहीं लगा। बेशक हो द्वारा उसे सिखाया गया मडफिश पकड़ने का कौशल सिद्धांत पर आधारित नहीं था, बल्कि अभ्यास के माध्यम से विकसित कौशल था। इसलिए जब लिन शेन अभी इन सिद्धांतों को पढ़ रहे थे तो वह उन्हें तुरंत समझ नहीं पाए।
अब इन सिद्धांतों की समीक्षा करने के बाद उन्हें मडफिश पकड़ने के कौशल की गहरी समझ प्राप्त हुई तथा उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। वह स्वयं नहीं जानता था कि मडफिश पकड़ने के कौशल में वास्तव में इतना जटिल सिद्धांत शामिल है, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्याची शिन्हुओ को इन सिद्धांतों के बारे में पता है। इतना भी मुश्किल नहीं है, तो फिर अभ्यास करके मुझे दिखाओ। अगर तुम इसमें महारत हासिल कर सकते हो तो तुम जहां भी हो, मैं, दुष्ट कियानचुन, तुमसे दूर रहूंगा। दुष्ट कियानचुन ने अपना मुंह मरोड़ते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सर्वोच्च कुल के कई शीर्ष शक्तिशाली लोगों सहित विभिन्न कुलों के कई शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों ने न जाने कितने वर्षों तक इसका अध्ययन किया था, और फिर भी वे इस चाल को समझ नहीं पाए थे। दुष्ट कियानचुन स्वयं भी काफी समय से शोध कर रहा था और अभी भी अनभिज्ञ था। लिन शेन के अपमानजनक बयानों को पचाना उसके लिए कठिन था। मैं ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर और कुछ नहीं है तो जल्दी करो और चले जाओ, यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो, दुष्ट कियानचुन ने कहा, जिसे लिन शेन के साथ बेकार की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उसने तुरंत उसे जाने के लिए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ रखी सामग्री की एक तस्वीर ले सकता हूँ जिसे मैं एक यादगार के रूप में रख सकूँ? लिन शेन वापस जाकर इसका अध्ययन करना चाहता था, और मडफिश कैचिंग के लिए सैद्धांतिक आधार होने से वह इसे पहले की तरह बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल करने से बच जाएगा। अपनी तस्वीर लो और बाहर निकल जाओ। दुष्ट कियानचुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि लिन शेन ने तस्वीरें ली या नहीं, क्योंकि सामग्री पहले से ही अकादमी में सभी के लिए उपलब्ध थी और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। लिन शेन ने ब्लैकबोर्ड पर लिखी सामग्री की तस्वीरें लीं, फिर वे और अन्य लोगों के साथ वहां से चले गए। सुप्रीम अकादमी मूलतः एक बड़ा शहर था। वे आधे दिन तक घूमते रहे और फिर भी पूरी अकादमी का भ्रमण नहीं कर सके। मैंने आज आपको अकादमी दिखाने का इरादा किया था, लेकिन कुछ समस्याएं आ गईं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, डीएस बड़ी ई ने कहा, जब वे अभी भी दौरे पर थे और विपरीत दिशा से आ रहे थे। आप अपना काम करते रहिए, हम अपने आप ही ठीक रहेंगे, लिन शेन ने उत्तर दिया। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दौरे पर जाने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं था जिसे वह मुश्किल से जानता था। अब ये तय हो गया है, मैं तुम्हें एक शानदार जगह पर ले जाऊंगा। लिन शेन को असहज देखकर डीएस बड़ी ई ने कहा, चिंता मत करो, यह अकादमी के अंदर ही है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर वापस पहुंचा दूंगा। लिन शेन चुप हो गया और डीएस बड़ी ई को मना करने का कारण सोचने लगा। डीएस बड़ी ई, अब लगभग समय हो गया है। लिन शेन अभी तक कोई बहाना नहीं बना पाया था जब उसने पास की एक इमारत के अंदर से किसी को डीएस बड़ी ई का नाम पुकारते हुए सुना। अपना सिर घुमाकर लिन शेन अचंभित रह गया। इमारत से बाहर निकलने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अदृश्य था, जो मोटी मोज़ेक से ढका हुआ था। गुरुजी, मैं अभी आती हूँ। डीएस बड़ी ई जल्दी से लिन शेन की ओर मुड़ी और बोली, लिन शेन, हमारे साथ आओ, तुम निराश नहीं होगे। मैं सम्मानपूर्वक इसका पालन करूंगा। लिन शेन ने अपना पिछला रुख बदलते हुए सीधे तौर पर सहमति जताई। अप्रत्याशित रूप से यहाँ उसकी मुलाकात अग्नि बीज धारण करने वाले किसी व्यक्ति से हुई थी। भले ही वह अग्नि बीज प्राप्त न कर सके, लेकिन उसे कम से कम ये समझने की आवश्यकता थी कि अग्नि बीज धारण करने वाला यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। कौन है? जैसे ही वह व्यक्ति पास आया, लिन शेन ने जल्दी से डीएस बड़ी ई से पूछा। डीएस बड़ी ई ने परिचय कराया, यह मेरे पुराने शिक्षक लू रैन हैं। लो रैन का नाम सुनते ही लिन शेन अपने दिल में एक हल्का झटका महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन सोचा, क्या ये वास्तव में एक संयोग हो सकता है? क्या वह टाइगर कबीले का दानव मास्टर नहीं है, जिसका नाम लो रैन है, जिसने मुझे सर्वोच्च कबीले को एक संदेश देने के लिए कहा था? लिन शेन एक पल के लिए कुछ स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति को दानव मास्टर डायमंड बोन ढूंढ रहा था, वह वास्तव में डीएस बड़ी ई का पुराना शिक्षक था, और इसके अलावा एक मोज़ेक धारण करने वाली महिला थी। ये देखकर कि लिन शेन बिना अभिवादन किए उसे घूरता रहा, लोरैन को तुरंत लगा कि वह बहुत असभ्य था और उसने कुछ नाराजगी के साथ कहा, डीएस बड़ी ई, अब और समय बर्बाद मत करो। गुरुजी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहूंगी, डीएस बड़ी ई ने आदरपूर्वक पूछा। आप तय करें, लोरैन ने जवाब दिया, लिन शेन को पसंद नहीं करते हुए लेकिन डीएस बड़ी ई को रोकने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। लिन शेन ने स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं गंवाया और लू रैन के पीछे पीछे चलते हुए डीएस बड़ी ई का पीछा किया। डीएस बड़ी ई, हम कहाँ जा रहे हैं? लिन शेन ने चलते हुए पूछा। उसे लगा कि उसे डीएस बड़ी ई के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि इससे उसे लू रैन के करीब जाने और अग्नि बीज प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डीएस बड़ी ई ने लिन शेन के सवाल का जवाब दिए बिना एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लू रैन के नेतृत्व में समूह एक प्रांगण में दाखिल हुआ जिस पर प्रवेश निषेध के संकेत थे और अंदर कई छोटी इमारतें थीं जिनके सामने के दरवाजे बंद थे। लू रैन ने कार्ड स्वाइप करके एक छोटी इमारत का दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले गया।
विभिन्न दरवाजों से होते हुए समूह एक कमरे में पहुंचा जो एक प्रयोगशाला जैसा दिखता था, और वहां लिन शेन ने एक विशाल पारदर्शी कंटेनर देखा। पारदर्शी कंटेनर के अंदर एक विशाल आकार का पेओनी फूल खिल रहा था, जो सामान्य पेओनी की तरह जीवंत और नाजुक था, लेकिन कई गुना बड़ा था, और इसका एक फूल आधे छोटे कमरे के आकार का था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि फूल के भीतर एक आकृति बैठी थी। इसे वास्तव में मानव नहीं कहा जा सकता था, यह एक एल्फ फूल का एक प्रेत जैसा दिखता था, जिसका शरीर पंखुड़ियों के साथ विलीन था। वह क्या है? लिन शेन और अन्य लोग आश्चर्य से भर गए। इस पेओनी राजा को अमर स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया है। फूल के भीतर के जीवन को पेओनी राजा का जीवन आधार माना जा सकता है, हम उसे पेओनी परी कहते हैं, डीएस बड़ी ने बताया। एक अमर स्तर का पौधा, और इसने मांस और रक्त के शरीर के साथ एक जीवन आधार को जन्म दिया है। लिन शेन और अन्य लोगों को अविश्वसनीय रूप से झटका लगा, उन्होंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। डीएस बड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे शिक्षक का शोध विषय है और अब यह आंशिक रूप से सफल हो गया है। बाद में ध्यान से देखना, हो सकता है आप कुछ सीखें। डीएस बड़ी, जाओ अपने कपड़े बदल लो, लू रान ने कहा जब वह पास के एक कमरे से बाहर आए। उसने पहले से ही विशेष पोशाक पहन रखी थी जिसने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था, जो एक सुरक्षात्मक सूट जैसा था। बस यहीं से निरीक्षण करो और इधर उधर मत घूमो, डीएस बड़ी ने सुरक्षात्मक सूट पहनने के लिए कमरे में जाने से पहले कहा। जब वह बाहर आया तो उसने लू रैन के समान ही सुरक्षात्मक सूट पहना हुआ था, और फिर वे दोनों एक लंबे गलियारे से गुजरे, किसी प्रकार की कीटाणुशोधन या इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरे, और अंत में पारदर्शी कंटेनर में प्रवेश किया और पेओनी के राजा के साथ निकट संपर्क में आए। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से विशेष रोमांच का आनंद लें। फूल में बैठी पेओनी परी को उनके आगमन का आभास हो गया था और उसने अपनी आंखें खोलकर ठंडे अंदाज में उन दोनों को देखा। लू रैन ने एक सिरिंज ली, पेओनी परी के पास गई और उसकी बाह में डालकर खून की एक नली निकाली। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेओनी परी ने कोई हलचल नहीं की, उसने प्रतिरोध का कोई संकेत भी नहीं दिखाया, वह बस ठंडे मन से देखती रही जब लू रैन ने उसका खून निकाला। पेओनी परी से रक्त लेने के बाद लोरैन ने डीएस बड़ी को पेओनी के राजा और पेओनी परी दोनों पर कई जांच करने का निर्देश दिया, ऐसे उपकरणों का उपयोग करके जिन्हें लिन शेन ने पहले कभी नहीं देखा था और जिसका उद्देश्य भी वह नहीं जानता था। लिन शेन को कुछ उलझन महसूस हुई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीएस बड़ी उन्हें क्या दिखाने के लिए बुलाना चाहता था। क्या उन्हें सिर्फ उसे पेओनी परी का मेडिकल परीक्षण करते हुए देखना था? जब वह अपनी उलझन पर विचार कर रहा था, डीएस बड़ी, जो पहले ही जांच पूरी कर चुकी थी, ने लू रैन के आदेश पर बॉक्स से एक सिरिंज निकाली। जाहिर है, सिरिंज के अंदर कुछ था। वह पेओनी परी के पास गया और उसके अंदर सिरिंज डाल दी, और जो कुछ भी अंदर था उसे इंजेक्ट कर दिया। पेओनी परी चुपचाप खड़ी रही और उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने दिया। जब तक इंजेक्शन पूरा नहीं हो गया तब तक डीएस बड़ी और लू रान दोनों पीछे नहीं हटे। अगले ही पल लिन शेन ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा, पेओनी परी के शरीर से प्रकाश की किरणें उठने लगीं। चमकते रिबन पेओनी परी के चारों ओर नृत्य कर रहे थे, जो वास्तव में मिथकों की परी के दिव्य नृत्य जैसा लग रहा था। काफी समय लगा इससे पहले कि पेओनी परी के शरीर पर प्रकाश की किरणें धीरे धीरे गायब हो जाएं, और पेओनी परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अंततः गहरी नींद में सो गई। तभी लू रैन और डीएस बड़ी पारदर्शी कंटेनर से बाहर आए, लंबे गलियारे से गुजरे और बाहर आने से पहले एक और बार कीटाणुशोधन या कुछ और प्रक्रिया से गुजरे। क्या तुम समझ गए? डीएस बड़ी ने लिन शेन से उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने अपना सुरक्षात्मक सूट उतार दिया और अंदर से बाहर निकल गया। क्या समझे? लिन शेन ने हैरान होकर जवाब दिया। डीएस बड़ी उसे रहस्यमय तरीके से यहाँ लेकर आई थी, सिर्फ पेओनी परी का रिबन डांस देखने के लिए। हालांकि यह सुंदर लग रहा था, लिन शेन को समझ नहीं आया कि डीएस बड़ी के सवाल का क्या मतलब था। लिन शेन की प्रतिक्रिया सुनकर डीएस बड़ी थोड़ा निराश हुई। नियम, वेई वुफू ने अचानक हस्तक्षेप किया। ये सुनकर डीएस बड़ी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने वेई वुफू को ध्यान से देखते हुए पूछा, मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं, श्रीमान? वह लगातार लिन शेन से बात कर रहा था, लेकिन उसने बाकी लोगों के नाम नहीं पूछे थे। ओयांग युदू के अलावा, जिसे वह पहचानता था, उसे यह नहीं पता था कि वेई वुफू कौन था। ये वेई वुफू है, मेरे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से, लिन शेन ने वेई वुफू की ओर से कहा। भाई वेई, क्या आप प्रकाश रिबन में निहित नियमों को महसूस कर सकते हैं? डीएस बड़ी ने आगे पूछा। थोड़ा, वेई वुफू ने सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या आप नियमों की प्रकृति का वर्णन कर सकते हैं? डीएस बड़ी ने फिर पूछा। कृपाण, कोई नहीं। तलवार, कोई नहीं। भाला, कोई नहीं। वेई वुफू के शब्दों ने लिन शेन को पूरी तरह से चकित कर दिया। हालांकि डीएस बड़ी ने बड़ी प्रशंसा के साथ सुना, समय समय पर सहमति में सिर हिलाया। वह वास्तव में समझ गया कि वेई वुफू क्या कह रहा था और बिना किसी बाधा के उसके साथ संवाद करने में सक्षम था।
यहाँ तक कि लो रान, जो उनके साथ शामिल होने के लिए बाहर आया था, वेई वुफू और डीएसी के बीच बातचीत सुनकर कुछ हद तक स्वीकृति दिखाता हुआ प्रतीत हुआ। डीएस बड़ी, अब समय आ गया है कि हम वापस चलें, लिन शेन ने आंगन से बाहर निकलते समय बीच में कहा, जब उसने देखा कि डीएस बड़ी और वेई वुफू अभी भी गहन बातचीत में थे। लिन शेन, ये कैसा रहेगा, तुम पहले वापस जाओ और भाई वेई मेरे साथ आओ। मैं भाई वेई को बाद में वापस भेज दूंगी, डीएस बड़ी ई ने सुझाव दिया। अब ऐसा लग रहा था कि वह लिन शेन की तुलना में वेई वुफू में अधिक रुचि रखती थी। लिन शेन ने वेई वुफू की ओर देखा, जिन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, अर्थात वे व्यवस्था से सहमत हो गए। क्या तुम समझ गए कि वे अभी क्या बात कर रहे थे? डीएस बड़ी ई और अन्य लोगों से अलग होने के बाद लिन शेन ने अपने बगल में बैठे यांग युदु से पूछा। पियोनी परी की शासन शक्ति एक प्रकार की प्रतिबंधात्मक शक्ति है, जो ब्लेड और भालों को रोकती है, तलवारों और बंदूकों पर रोक लगाती है, ओयांग युदु ने समझाया। खैर, ऐसा लगता है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने इसे नहीं समझा या नहीं देखा, है ना? लिन शेन ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, मजाक में कहा। मैं समझने की क्षमता के मामले में वेई के साथ तुलना नहीं कर सकता, मैंने भी इसे और अधिक स्पष्ट रूप से तभी समझा जब उन्होंने समझाया, ओयांग युदु ने कहा। आपके पास अपना रास्ता है, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी सच है, लिन शेन ने कभी भी ऐसे मामलों को दिल पर नहीं लिया था। अगर वह नहीं समझता था तो वह नहीं समझता था, किसी को जीवन में सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। समय आ गया था, वे तियान यूनजियांग को लेने के लिए जांच क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़े और फिर होटल लौट आए। आसपास की सड़कें काफी संकरी थीं, दोनों ओर हल्के गुलाबी रंग के फूलों के गुच्छों वाले पेड़ लगे हुए थे। यहाँ टहलना आश्चर्यजनक रूप से सुखद था। चलते चलते उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो एक गोल कांच की मछली की टंकी लेकर उनकी ओर बढ़ रहा था, जिसमें पानी और दो छोटी सुनहरी मछलियां थीं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियां सुने। बुजुर्ग व्यक्ति जल्दी में लिन शेन और उसकी कंपनी के विपरीत दिशा में पहुंचते ही ये यून के सामने आ गया। ये यून उसके लिए जगह बनाना चाहता था और वह भी ये यून के लिए ऐसा ही करना चाहता था। आमतौर पर ये यून की प्रतिक्रियाओं के साथ टक्कर से बचना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन घबराहट में बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ फिसल गए और कांच का मछली टैंक बाहर निकल गया, जिससे जमीन पर गिरने का खतरा था। लिन शेन ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। मछली टैंक को ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। तेजी से ऊपर की ओर खींचा गया और स्थिर होकर लिन शेन के हाथ में आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? लिन शेन ने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति में कोई साधना नहीं थी, या कम से कम वह मार्शल कौशल से अपरिचित लग रहा था। लेकिन उसके स्वरूप को देखते हुए उसे सर्वोच्च कुल में से एक होना चाहिए, जो सामान्यतः सभी प्राकृतिक आरोही होते हैं। इसलिए सर्वोच्च कुल में से किसी ऐसे व्यक्ति को पाना आश्चर्यजनक था जो साधना के तरीकों से परिचित नहीं था। बुजुर्ग व्यक्ति लिन शेन और उसके हाथ में मछली के टैंक को देखता रहा, उसे वापस लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा, मानो वह स्तब्ध था। दादाजी, क्या आप वाकई ठीक हैं? लिन शेन ने फिर पूछा, आश्चर्य करते हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतना डरा हुआ है? क्या सर्वोच्च कबीले में इतने कमजोर लोग भी हैं? कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बड़े ने आखिरकार वास्तविकता को समझा। लिन शेन से मछली का टैंक ले लिया, लेकिन उसकी आंखें लिन शेन पर ही टिकी रहीं। कुछ अजीब भाव से पूछा, तुम किस शिक्षक के छात्र हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं लिन शेन हूँ, अकादमी का छात्र नहीं हूँ और मेरा कोई शिक्षक नहीं है, लिन शेन ने उत्तर दिया। अभी तक किसी शिक्षक के साथ नहीं। बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपना चश्मा नाक के ऊपर ठीक किया और फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लिन शेन। जंगल में लिन खड़ा है, का लिन। बादलों की गहराई अज्ञात है, का शेन। लिन शेन ने धैर्यपूर्वक दोहराया। वह अक्सर दूसरों के नाम स्वयं भूल जाते थे और बुजुर्ग व्यक्ति की परेशानी समझ सकते थे, इसलिए वह अधीर नहीं थे। लिन शेन। बुजुर्ग ने मछली घर को एक तरफ रख दिया, एक नोटबुक निकाली, अपनी जेब से एक पेन निकाला और लिन शेन का नाम लिख दिया। फिर उसने फिर से लिन शेन की तरफ देखा और पूछा, तुम किस जाति के हो? मानव। लिन शेन बूढ़े आदमी के व्यवहार से अंदर से चौंक गया। क्या मैं किसी घोटालेबाज से नहीं टकरा सकता था? सुप्रीम स्टार में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, है ना? लिन शेन। मानव। ठीक है, मैंने इसे नोट कर लिया है। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दादाजी, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं और मैं आपको इलाज के लिए ले जाऊंगा, लिन शेन ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अभी कुछ और काम करना है, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊँगा, बुजुर्ग ने कहा और अपनी नोटबुक और कलम समेटी, मछली का टैंक उठाया और जल्दी से चला गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ याद आया। उसने लिन शेन की ओर मुड़कर कहा, मेरा नाम हेलियन शेंग है, गलत मत समझना। बाद में आकर मुझे ढूंढना। वह वास्तव में कोई घोटाला करने वाला नहीं हो सकता, है न? लिन शेन ने मुंह बनाया। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड।
लिन शेन ने इस मामले को दिल पर नहीं लिया, ये सोचकर कि अगर कोई उसे ढूंढने आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वह कुछ पैसे देकर उसकी भरपाई कर सकता है। अगर यह बहुत ज़्यादा हो तो वह डीएस बड़ी ई से मदद ले सकता था, जिसका वेई वुफू के साथ अच्छा तालमेल था। इस तरह की छोटी मोटी मदद से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परीक्षा समाप्त होने में 1 घंटे से अधिक समय शेष रहने पर 6 लोग परीक्षा क्षेत्र के बाहर पहुंच गए। वे केवल बाहर ही प्रतीक्षा कर सकते थे। हेलियन शेंग जल्दी से प्रयोगशाला में पहुंचे, जहां लोगों का एक समूह उनका इंतजार कर रहा था। ये लोग स्पष्ट रूप से अकादमी के छात्र नहीं थे, इनमें से प्रत्येक काफ़ी वृद्ध तथा बहुत ही पेशेवर और प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। फिर भी जब हेलियन शेंग ने प्रवेश किया तो बूढ़े लोगों का समूह एक के बाद एक आगे आया और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की तरह उसे शिक्षक हेलियन कहकर संबोधित किया। गुरुजी, आज के प्रयोग के लिए हमें आप पर ही निर्भर रहना होगा, लू रैन ने आदरपूर्वक कहा, क्योंकि वह भी उनमें से एक था। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पैर भी उतने फुर्तीले नहीं रहे। मैं केवल अपनी अंतर्दृष्टि दे सकता हूँ, तुम्हें स्वयं ही प्रयोग करना होगा। हेलियन शेंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मछली की टंकी लू रैन को थमा दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लू रैन ने गंभीरतापूर्वक मछली टैंक प्राप्त किया और उसे प्रयोग मेज पर रख दिया। प्रयोग समाप्त होने के बाद सभी बड़े लोग चौंक गए। होश में आने के बाद वे खड़े हो गए और हेलियन शेंग और लो रैन के लिए तालियां बजाने लगे। विच्छेदित सुनहरी मछली जो टैंक में वापस उछल रही थी, में इस बात के कोई संकेत नहीं थे कि उसके सभी अंक कभी खाली हो गए थे। गुरुजी, मैं आपको वापस ले चलूंगा, लू रैन ने कहा और बाकी सभी के चले जाने पर हेलियन शेंग का साथ दिया। अच्छा समय है, मुझे भी आपसे कुछ चर्चा करनी है। हेलियन शेंग ने मना नहीं किया और चलते चलते बोले, मेरे साथ इतना औपचारिक व्यवहार क्यों, गुरुजी? लू रैन ने असंतुष्ट होकर कहा, आज मुझे एक होनहार बच्चा मिला। अगर आप किसी छात्र को स्वीकार करने की सोच रहे हैं तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, हेलियन शेंग ने सुझाव दिया। आप मुझे सीधे बता सकते हैं कि वह कौन है? लू रैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जोर नहीं दे रही, बस एक सुझाव दे रही हूँ। वह किसी बड़े परिवार से नहीं है और शायद उसने परीक्षा पास नहीं की है, इसलिए यह आपको तय करना है। हेलियन शेंग स्वाभाविक रूप से लिन शेन का जिक्र कर रही थी। चूंकि लिन शेन उस समय परीक्षा कक्ष में नहीं था, इसलिए उसने निश्चित रूप से परीक्षा पास नहीं की। हेलियन शेन को उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन उम्मीदवार भी नहीं था। अगर वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो यह थोड़ी परेशानी वाली बात है, यह नियमों के विरुद्ध है, लू रैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हालांकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ, लेकिन उसने समाधानहीन कौशल से सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल कर ली है, हेलियन शेंग ने ये कहते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार में महारत हासिल कर ली है। गुरुजी, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है न? लू रैन ने कुछ अविश्वास से पूछा। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, मेरी दृष्टि अभी भी उम्र के साथ इतनी मंद नहीं हुई है, हेलियन शेंग ने हंसते हुए कहा। यदि आप उसे नहीं लेने जा रहे हैं तो मुझे उसे स्वयं स्वीकार करना होगा। आपको इतने कम उम्र के शिष्य से कोई आपत्ति नहीं होगी, है न? किसी ने वास्तव में इन्विटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार में महारत हासिल कर ली है। लू रैन ने सोचा, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वह दुष्ट की आंचुन नहीं है न? हाल ही में अकादमी में वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने इन्विटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार का अध्ययन करना नहीं छोड़ा है, लेकिन उसके पास पहले से ही एक शिक्षक है। ऐसा नहीं लगता, मुझे याद है कि उसने कहा था कि उसका कोई शिक्षक नहीं है। हेलियन शेंग ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ देर तक टटोला, लेकिन अपनी नोटबुक नहीं ढूंढने पर उसने असहाय होकर अपना सिर थपथपाया। बढ़ती उम्र के साथ मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। मैंने नाम तो लिख लिया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी नोटबुक कहाँ खो दी है। चिंता मत करो, मैं दुष्ट कियानचुन को तुम्हारे पास लाऊंगा ताकि तुम उसे देख सको। अगर यह वही है तो कोई समस्या नहीं है। अधिक से अधिक मैं अपना अभिमान त्याग दूंगी और उसे उसके वर्तमान शिक्षक से लेने का अनुरोध करूंगी। लू रैन को लगा कि हेलियन शेंग जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह संभवतः दुष्ट कियानचुन था। हालांकि दुष्ट कियानचुन सर्वोच्च कुल से नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिभा और सीखने के प्रति दृष्टिकोण उत्कृष्ट था। अगर वह वास्तव में सज्जन को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल कर लेता तो वह उसका शिष्य बनने के योग्य होता और उससे मुकाबला करना ठीक होता। कियानचुन, शिक्षक आपको ढूंढ रहे हैं। जब दुष्ट कियानचुन किसी समस्या पर विचार कर रहा था तो एक सहपाठी अचानक दौड़ता हुआ आया जो सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। क्या शिक्षक परीक्षा कक्ष से बाहर आ गए हैं? दुष्ट कियानचुन कुछ हैरान था, उसके शिक्षक को परीक्षक के रूप में चुना गया था और इस समय भी उसे परीक्षा कक्ष में होना चाहिए था। नहीं, हमारे शिक्षक नहीं, ये लू रैन है, आपको ढूंढ रहा है। सहपाठी बहुत तेजी से भागा और हौंफता रहा। लू रैन मुझे ढूंढ रही है, उसे मुझसे क्या चाहिए? दुष्ट कियानचुन की आंखें चमक उठीं। सहपाठी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने फिर पूछा, लू रैन कहाँ है?
ये पता चलने के बाद कि लोरेन कहाँ है, दुष्ट कियानचुन जल्दी से वहां पहुंचा। यद्यपि वे दोनों अकादमी में शिक्षक थे, लेकिन लू रैन की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना साधारण शिक्षक कर सकें। जब दुष्ट कियानचुन पहली बार अकादमी में दाखिला लेने आया था तो उसे लू रैन का शिष्य बनने की उम्मीद थी, लेकिन चून की सुप्रीम अकादमी ने विशिष्ट शिक्षकों के चयन की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उसे अपने वर्तमान शिक्षक को सौंप दिया गया। उसे हमेशा इस बात का बहुत अफसोस था। हालांकि शिक्षक और गुरु एक नहीं होते, गुरु को बदलना बहुत कठिन होता है, लेकिन शिक्षक एक अलग मामला है। पहले भी ऐसे छात्र हुए थे जो शिक्षक बदलने में कामयाब रहे थे, इसलिए दुष्ट कियानचुन के मन में अभी भी आशा की एक किरण थी। उन्होंने इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार में सफलता प्राप्त करने के बाद लू रैन के संरक्षण में स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लू रैन अचानक उन्हें खोज लेंगे। तो लू रैन ने मुझे पहले ही देख लिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे अपने संरक्षण में लेना चाहती है? जितना अधिक दुष्ट कियानचुन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह कोई गलती नहीं थी और उसके प्रयास अंततः सफल होने वाले थे। लोरेन के कार्यालय के दरवाजे की ओर तेजी से चलते हुए दुष्ट कियानचुन ने दरवाजा खटखटाने से पहले अपने कपड़े ठीक किए। अंदर आओ, अंदर से लू रान की आवाज़ आई। दुष्ट कियानचुन ने दरवाज़ा खोला और निश्चित रूप से लू रान को डेस्क के पीछे बैठे देखा। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लोरेन? दुष्ट कियानचुन ने बहुत सम्मानपूर्वक कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, बैठो ताकि हम बात कर सकें। लोरेन ने इविल कियानचुन को अपने सामने कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, बोलते समय उसकी जांच करते हुए, मैंने सुना है कि आप हाल ही में समाधान रहित कौशल पर शोध कर रहे हैं। हाँ गुरु, मैं समाधानहीन कौशल के भीतर सज्जन को जार में आमंत्रित करना पर शोध कर रहा हूँ। दुष्ट कियानचुन, जो आमतौर पर निडर था, लोरेन के सामने कुछ हद तक घबराया हुआ और असहज महसूस कर रहा था। घबराओ मत, मैं बस सामान्य बातचीत करना चाहता हूँ। तुम्हारा शोध कैसा चल रहा है? लू रैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने अभी थोड़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है। दुष्ट कियानचुन ने लू रैन को अपने शोध के बारे में सब कुछ बताया। जितना ज्यादा लू रैन सुनती, उतना ज्यादा उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा था कि दुष्ट कियानचुन ने पहले से ही इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार विकसित कर लिया है और कम से कम उसे इस्तेमाल करने के चरण में तो है ही। लेकिन जो कुछ वह कह रहा था, उससे पता चलता था कि उसने अभी कुछ ही प्रगति की थी और वह उपयोग के स्तर से बहुत दूर था। क्या ये हो सकता है कि मेरे शिक्षक ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वह दुष्ट कियानचुन नहीं था? लेकिन दुष्ट कियानचुन के अलावा अकादमी में किसी और को सज्जन को जार में आमंत्रित करना पर शोध करने के लिए नहीं जाना जाता है। लू रैन मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। लू रैन की भौहें देखकर दुष्ट कियानचुन का दिल धड़क उठा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह अंदर ही अंदर चिंतित था, फिर भी खुलकर पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम अभी कहाँ थे? लू रैन को डर था कि दुष्ट कियानचुन बहुत विनम्र हो रहा है और उसने अपनी वास्तविक शोध प्रगति का खुलासा नहीं किया है, इसलिए उसने एक बार फिर सावधानी से पूछने का फैसला किया। मैं आज पूरे समय छोटे प्लाजा पर शोध कर रहा था, मैं वहां से नहीं गया, इविल कियानचुन ने कहा। क्या तुम आज खंडित पुष्प पथ पर गए हो? लू रैन अभी भी हार नहीं मान रही थी, क्योंकि वह वास्तव में दुष्ट कियानचुन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रही थी, जो सज्जन को जार में आमंत्रित करने के बारे में शोध कर सकता था। नहीं, दुष्ट कियानचुन ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा हैरान था कि लू रैन उससे ये सवाल क्यों पूछ रही थी। लो रैन को अब यकीन हो गया था कि हेलियन शेंग जिस व्यक्ति की बात कर रहा था वह दुष्ट कियानचुन नहीं था। हेलियन शेंग ने उस व्यक्ति का सामना खंडित फूल पथ पर किया था और दुष्ट कियानचुन वहां बिल्कुल भी नहीं था। जार में सज्जन को आमंत्रित करना भी उपयोग करने योग्य नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक अलग व्यक्ति था। एड्स बाय पब फ्यूचर, दुष्ट कियानचुन, क्या तुम्हें पता है कि अकादमी में कोई और भी है जो सज्जन को जार में आमंत्रित करने पर शोध कर रहा है? लू रैन ने कुछ सोचने के बाद पूछा। छात्र शिक्षकों की तुलना में बहुत अधिक जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, और चूंकि दुष्ट कियानचुन लंबे समय से सज्जन को जार में आमंत्रित करने पर शोध कर रहा था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि क्या अन्य छात्र भी ऐसा ही कर रहे हैं और क्या उन्होंने उसकी प्रगति को पार कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। जार में सज्जन को आमंत्रित करने के लिए शरीर और शक्ति पर बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अकादमी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस चाल पर शोध करेंगे। अचानक दुष्ट कियानचुन को कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने लू रैन को देखा और पूछा, शिक्षक लू रैन, क्या आप मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अकादमी में किसी और ने जार में सज्जन को आमंत्रित करने पर शोध किया है और प्रगति की है? लू रैन ने विचारपूर्वक कहा, आज एक शिक्षक की मुलाकात फ्रेगमेंटेड फ्लावर पाथ के पास एक छात्र से हुई और उसने सज्जन को जार में आमंत्रित करने का प्रयोग किया। असंभव, अकादमी में केवल कुछ ही लोग हैं जो सज्जन को जार में आमंत्रित करने पर शोध करने में सक्षम हैं और उनमें से किसी ने भी अभी तक परिणाम नहीं दिए हैं।
उनकी प्रगति मेरी जितनी उन्नत भी नहीं है, वास्तव में इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक स्तर के आसपास भी नहीं। दुष्ट क्यानचुन पूरी तरह से अविश्वसनीय लग रहा था। यदि यह अकादमी का छात्र नहीं है तो संभव है कि यह कोई नया आवेदक हो। लोरेन ने जोर से सोचा। अब उसे लगा कि शायद शिक्षक हेलियन शेंग ने कोई गलती नहीं की थी और यह वास्तव में अकादमी का छात्र नहीं था। ये और भी कम संभावना है। नए छात्रों को अभी भी परीक्षण के मैदान में होना चाहिए, जब तक कि वह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे जल्दी बाहर कर दिया गया हो। दुष्ट क्यानचुन ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि यह और भी अधिक असंभव था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सज्जन को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल करने में कामयाब रहा, उसे जल्दी कैसे बाहर किया जा सकता है? कम से कम उन्हें परीक्षण के अंत तक बने रहने में सक्षम होना चाहिए था। लोरेन और एविल क्यानचुन दोनों को लगा कि यह मामला बहुत अजीब है और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कौन हो सकता है। तभी अचानक लोरेन का कम्युनिकेटर बज उठा। उसने उसे निकाला और देखा कि यह टीचर हेलियन शेंग का था और जल्दी से कॉल उठाया। गुरुजी, लोरेन ने फ़ोन उठाया। जियोरेन, मुझे डायरी मिल गई है और मुझे उस छात्र के बारे में जानकारी मिल गई है, हेलियन शेंग ने कहा। उसका नाम क्या है? लोरेन चिंतित थी, लेकिन ऐसी खबर सुनकर उसने राहत की लंबी सांस ली। मुझे जांचने दो। हेलियन शेंग ने नोटबुक के दूसरे सिरे को पलटा और फिर पढ़ा। लिन शेन, लिन का अर्थ है उत्कृष्ट वन और शेन का अर्थ है गहन अज्ञात। जाति मानव। जब लोरेन ने हेलियन शेन को लिन शेन का नाम लेते सुना तो वह ये सोचकर रुक गई कि शायद उसने गलत सुना है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम समझ लिया है जिसका नाम उसके नाम से मिलता जुलता है। लेकिन मानव जाति का उल्लेख सुनकर यह गलत नहीं हो सकता था। अकादमी में लिन शेन नाम का केवल एक ही मानव था। जियोरेन, ये व्यक्ति प्रवेश परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार हो सकता है। तुम पहले उसे ढूंढो। मैं उसके लिए विशेष नामांकन स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाद में क्यूई परिवार से बात करूंगा, हेलियन शेंग ने कहा। गुरुजी, अभी जल्दी मत कीजिए। पहले मुझे इस व्यक्ति से मिल लेने दीजिए। मेरे लौटने के बाद हम कोई निर्णय ले सकते हैं, लोरेन ने लिन शेन की बात को कुछ हद तक समझते हुए कहा। उसने असेंशन लेवल की दौड़ के बीच रैंकिंग के लिए लड़ाई देखी थी और जानती थी कि लिन शेन की क्षमता वास्तव में खराब नहीं थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह सज्जन को जार में आमंत्रित करना भी जानता होगा। यूडू ने डीएस बड़ी के डस्ट लाइफ बेस को तोड़ने के लिए इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार जैसी रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह लाइफ बेस की शक्ति थी, कौशल नहीं। उस समय ओयोयांग यूडू ने यह भी दावा किया कि लिन शेन उससे ज्यादा ताकतवर है, बस जीतने के लिए तैयार नहीं है, इत्यादि। तब लोरेन ने सोचा कि ओयोयांग यूडू सिर्फ लिन शेन के सम्मान को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर लिन शेन वास्तव में जेंटलमैन को जार में आमंत्रित करना जानता था तो यह अनिश्चित है कि क्या वह डीएस बड़ी को हरा सकता है, लेकिन धूल जीवन आधार का प्रभाव निश्चित रूप से कम हो जाएगा। ब्रह्मांड में कोई अजेय शक्ति नहीं है जिस तरह से पृथक्करण विधि लिन शेन की सफिंग मुट्ठी का मुकाबला कर सकती है। जेंटलमैन को जार में आमंत्रित करना भी धूल जीवन आधार पर एक निश्चित निरोधक प्रभाव डालता है। अगर यह वास्तव में लिन शेन है तो इस मामले को संभालना इतना आसान नहीं हो सकता है। लोरेन मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। तियान युनजियांग जैसे राजकुमारों का अकादमी में प्रवेश कर साधना करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन लिन शेन अलग है। हालांकि वह केवल आरोही स्तर पर है, वह सेलेस्टियल रेस के भीतर सेलेस्टियल मास्टर्स संस्थान के प्रमुख का पद रखता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः अध्ययन करने के लिए अकादमी में प्रवेश नहीं करेगा। एक तो इसकी आवश्यकता नहीं है, दूसरे इसके लिए समय नहीं है, और तीसरे स्वर्गीय जाति किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति को लंबे समय तक अकादमी में रहने की अनुमति नहीं देगी। एक संस्थान के प्रमुख के पास निपटने के लिए अनगिनत मामले होते हैं, वे अकादमी में अभ्यास के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? रहस्यों के लीक होने के जोखिम की तो बात ही छोड़िए। शिक्षक लोरेन, क्या शिक्षक हेलियन द्वारा उल्लिखित व्यक्ति वही है जिसने सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल की है? दुष्ट क्यानचुन ने पूछा। ऐसा ही होना चाहिए। लोरेन लिन शेन से मिलने के लिए तैयार हो गई। लिन शेन के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी और अगर हेलियन शेंग न होता तो वह लिन शेन को अपना छात्र स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती, भले ही उसने इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार में महारत हासिल कर ली हो। शिक्षक लोरेन, क्या मैं आपके साथ उस व्यक्ति से मिल सकता हूँ? दुष्ट क्यानचुन ने उत्सुकता से पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर, मेरे साथ आओ। लोरेन ने इसके बारे में सोचा और सहमति में सिर हिलाया। लोरेन ने दुष्ट क्यानचुन को परीक्षा क्षेत्र के बाहर ले गया। अब परीक्षा समाप्त होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था और लिन शेन और उनके समूह को तियान युनजियांग के बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से लोरेन ने जल्दी से लिन शेन और उसके समूह को देखा और उनकी ओर चला गया। दुष्ट क्यानचुन लोरेन के पीछे पीछे चल रहा था, आगे की आकृतियों पर नजर रख रहा था। जल्द ही उसने लिन शेन और उसके समूह को भी देखा, लेकिन दुष्ट क्यानचुन को विश्वास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति का उल्लेख लोरेन ने किया था
वह उनमें से एक था। उसने सोचा कि लो रैन आसपास किसी को ढूंढ रही है। हालांकि जैसे जैसे वे करीब आए, ये स्पष्ट हो गया कि लो रैन सीधे लिन शेन और अन्य की ओर बढ़ रहा था। असंभव, यह नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं हो सकता। अगर वे होते तो वे अभी हार क्यों स्वीकार कर लेते। दुष्ट क्यानचुन ये स्वीकार नहीं कर सका कि वे वही थे जिनके बारे में हे लिनशेन बात कर रहा था। लेकिन लो रैन पहले ही लिनशेन के पास पहुंच चुका था और उसका नाम पुकारा। लिनशेन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे कार्यालय में आओ। क्या ये परीक्षा समाप्त होने तक इंतजार कर सकता है? लिनशेन ने समय पर नजर डाली। परीक्षा समाप्त होने में केवल 40 मिनट बाकी थे। यदि नहीं, तो चलो बगल के सम्मेलन कक्ष का उपयोग करते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ शब्द ही कहने हैं। लू रान ने पास की एक छोटी सी इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है। लिनशेन ने उयांग युदू और 4 महिलाओं को यहीं इंतजार करने के लिए कहा और लो रैन के पीछे पीछे बगल की छोटी सी इमारत में चली गई। लो रैन ने एक कार्ड का उपयोग करके कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खोला और लिनशेन और ईविल क्यानचुन को अंदर ले आया। सबसे अंत में चलते हुए दुष्ट क्यानचुन ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। शिक्षक लो रैन, आप मुझसे किस लिए मिलना चाहते थे? लिनशेन विचार कर रहा था कि क्या दानव मास्टर डेमन बोन का संदेश लो रैन तक पहुंचाया जाए। दानव मास्टर डेमन बोन द्वारा वादा किए गए लाभ अब लिनशेन के लिए ज्यादा रुचिकर नहीं थे और उसे ऐसे तुच्छ लाभ के लिए संदेश देने की आवश्यकता नहीं थी। क्या तुम 1 घंटे पहले फ्रेगमेंटेड फ्लावर पाथ पर गए थे? लू रैन ने पूछा। हाँ, लिनशेन ने जवाब में सिर हिलाया। उसे याद आया कि दोनों तरफ फूलों के पेड़ों से घिरी छोटी सी सड़क वाकई बहुत खूबसूरत थी। क्या तुम किसी बूढ़े आदमी से मिले? लू रान ने आगे कहा। हम उससे नहीं टकराए, वह खुद ही फिसल गया। मैंने उसके लिए मछली का टैंक भी पकड़ा, वह जमीन पर नहीं गिरा, उस पर एक खरोंच भी नहीं आई। लिनशेन का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, ये वास्तव में एक घोटाला नहीं हो सकता है ना? यहाँ तक कि लू रैन भी चिंतित है, वह मुझसे कितने पैसे ठगने वाला है। लिनशेन की यह बात सुनकर लोरैन को यकीन हो गया कि यह वही था जिसने अपने शिक्षक हेलियन शेंग से मुलाकात की थी। आप जिस व्यक्ति से मिले वह मेरे शिक्षक हेलियन शेंग थे, लोरैन ने धीरे से कहा। तुम्हारा शिक्षक? लिनशेन चौंका और जल्दी से समझाया, मैं वास्तव में उनसे नहीं टकराया था। लोरैन के शिक्षक, यदि वह जबरन वसूली करने लगे तो लिनशेन को चिंता थी कि वह मुआवजा देने में सक्षम नहीं होगा। उसने कभी यह नहीं माना कि उच्च स्थिति वाला व्यक्ति आवश्यक रूप से अच्छे चरित्र का भी होता है। लू रैन खुद को व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराने से नहीं रोक सका। मेरा मतलब यह है कि जिस बूढ़े व्यक्ति से तुम मिले वह मेरे शिक्षक हेलियन शेंग हैं। मेरे शिक्षक के अनुसार जिस तरह से तुमने मछली टैंक को पकड़ा था उसमें एक समाधानहीन कौशल, सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना, शामिल था। दुष्ट क्यानचुन ने लिनशेन को गौर से देखा। वह ये विश्वास करने में असमर्थ था कि लिनशेन सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करने में सक्षम था जिसने उसे उस कौशल में निपुणता प्राप्त करने के योग्य बनाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वास्तव में नहीं, ये तो बस कुछ तुच्छ चाल थी जो मैंने पहले अभ्यास की थी। लिनशेन ने ची शिन्हुओं के बारे में कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह व्यक्ति सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके साथ विश्वासघात करना कुछ हद तक अपमानजनक होगा। एक तुच्छ चाल। दुष्ट क्यानचुन और लोरैन दोनों ने अपनी आंखों के कोनों को हिलाया। यदि सज्जन व्यक्ति को घड़े में आमंत्रित करना एक तुच्छ चाल मानी जाती थी तो संस्थान के सभी अध्यापकों और छात्रों के लिए यह क्या था? क्या आप अपनी तुच्छ चाल को एक बार और दिखा सकते हैं? लू रैन ने सहज रूप से तुच्छ चाल शब्दों पर जोर दिया। वह अभी भी ये पुष्टि करना चाहती थी कि क्या लिनशेन द्वारा प्रयुक्त कौशल वास्तव में सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना था या किसी प्रकार की ऐसी ही जन्मजात क्षमता थी, या शायद ऐसा ही प्रभाव वाला कोई कौशल था। जन्मजात क्षमताओं की संख्या निश्चित थी, इसलिए यदि ये किसी जन्मजात क्षमता का प्रभाव था तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन कौशल वह चीज थी जिसे विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसका अर्थ था एक अतिरिक्त कौशल का होना जो निश्चित रूप से किसी भी जन्मजात क्षमता से कहीं अधिक मजबूत होता था। इसमें कुछ समान कौशल भी थे, लेकिन उनका प्रभाव सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना से काफी भिन्न था और वास्तविक युद्ध में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नए अध्याय पढ़ें। यदि लिनशेन उपरोक्त दोनों श्रेणियों में से किसी में भी आता था तो लोरैन को नहीं लगता था कि वह उसका छात्र बनने के योग्य है। क्यों? लिनशेन को उसके सामने अपना कौशल प्रदर्शित करने की कोई बाध्यता महसूस नहीं हुई। यदि आपने वास्तव में सज्जन व्यक्ति को जार में आमंत्रित करना में महारत हासिल कर ली है तो हमारा संस्थान आपको छात्र बनने के लिए एक विशेष प्रवेश स्थान देने के लिए तैयार है। लोरैन अच्छी तरह से जानता था कि एक संस्थान के डीन के रूप में लिनशेन को एक साधारण छात्र की तरह राजी करना आसान नहीं था। मुझे खेद है, लेकिन मैं केवल राजकुमारी युनशियांग को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ और आपके संस्थान में शामिल होने की मेरी कोई योजना नहीं है।
लिन शेन ने कहा, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे काम थे और स्कूल के लिए समय भी नहीं था। लोरैन को पता था कि लिन शेन को मनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने कहा, एक बार जब आप संस्थान में आ जाएंगे तो आपका दर्जा प्रिंस डीएस बड़ी ई के समान होगा। राजकुमार डीएस बड़ी ई का दर्जा कितना ऊंचा था, ये तो स्वाभाविक ही है। मैं इस दयालु प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत काम है और स्कूल के लिए समय नहीं है। लिन शेन को ऐसे तुच्छ लाभों की कोई परवाह नहीं थी। मैं आपको नामांकन के लिए किसी की सिफारिश करने के लिए एक और विशेष प्रवेश स्थान की पेशकश भी कर सकता हूँ। जब तक ये बहुत अपमानजनक नहीं है, तब तक आप जिस किसी की भी सिफारिश करेंगे, उसे प्रवेश दिया जा सकता है। लू रान ने एक और शर्त रखी।